हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश होंगे। बच्चों, आज हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जे मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इससे। ठीक है, अब आइए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है। मतलब इसमें जब चार्ज रेस्ट में होता है तब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड या क्या क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वो सब हम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि चार्ज जब रेस्ट में हो तो उसकी क्या क्या चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। तो सबसे पहले चार्ज जाने। जो चार्ज हम बेसिकली डील करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ई माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन होता है उसका जस्ट उल्टा, उसका +1.6 × 10⁻⁻19 हो जाता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब है? चार्ज हमेशा बच्चे 2+2e हो सकता है। चार्ज हमेशा +2e हो सकता है या -2e हो सकता है या -3 हो सकता है, लेकिन कभी -3/4e नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब चार्ज हमेशा, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, किसी भी चीज़ पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का ही मल्टीपल होगा। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का 2/3 पार्ट किसी पर है, ऐसा कभी नहीं होगा। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, यानी n यहाँ पर जो है हमेशा वो क्या होगा, इंटीजर पार्ट होगा। कि 3e हो सकता है, 4e हो सकता है, 5e हो सकता है, लेकिन 5/2e नहीं हो सकता। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा एज अ इंटीजर ही रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे भैया मास कंजर्व होता है ना, वैसे चार्ज भी कंजर्व रहता है। कि अगर किसी इस पर मान लें +2e चार्ज था, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक चीज़ पर -5e चार्ज आ गया, इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो दूसरे पर +7e चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि टोटल भैया चार्ज इस पर +2e हमेशा रहना है। टोटल मिलाकर इस सिस्टम पर, इस सिस्टम को हमने अगर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो अगर एक पर -5e आया है तो दूसरे पर +7e चला जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो +2e ही आना चाहिए। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये चीज़ इसका ये मतलब है। चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय स्पीड। जैसे अगर किसी ने आइंस्टीन का लॉ पढ़ा होगा कि अगर हम मास को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी दे दें तो मास भी चेंज हो जाता है। अगर रेस्ट मास किसी चीज़ का m0 है और अगर हम उसको ऐसी इतनी ज़्यादा स्पीड से भेजें कि उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली हो, तो मास भी इस फार्मूले से चेंज हो जाता है, लेकिन चार्ज कभी भी स्पीड से अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये वाला बच्चे चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए इसको काट दिया है हमने लिखकर। ठीक है, चार्ज के लिए फार्मूला वैलिड नहीं है। अब बच्चे कूलॉम्स लॉ पढ़ते हैं। कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि एक चार्ज Q1 हो, दूसरा चार्ज Q2 हो, तो उनके बीच जो फोर्स लगता है दैट इज F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। इसी को, ये तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा है। ये क्या है बच्चे? ये वाला जो सिंबल है, दिस इज फॉर मैग्नीट्यूड, मतलब ये एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड के लिए है। अगर यही एक्सप्रेशन बच्चे वेक्टर फॉर्म में बोलूँ मैं, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसी को लिखोगे 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू वेक्टर r अपॉन r³। ठीक है, सेम ही चीज़ है। जैसे यहाँ r² है, तो अगर इसको r³ करें तो ऊपर एक r से मल्टीप्लाई ऊपर भी करना, नीचे भी किया। ठीक है, डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर दिया। ये वाला फार्मूला विथ डायरेक्शन है, ऊपर वाला फार्मूला विदाउट डायरेक्शन है। मैं सजेस्ट करूँगा दोनों याद रखें, ये भी कभी कभी बहुत काम आ जाता है, तो इसको पक्के से याद रखें कि जो फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r³ इंटू वेक्टर r। r क्या है? r इज पोजिशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1। जैसे आपसे बोला ऐसा जाए कि फोर्स ऑन Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये जो फोर्स है ना, अगर फोर्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ फोर्स ऑन Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ? Q1 के रिस्पेक्ट में। तो जब आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1 लिखोगे। अगर फोर्स बोला जाए कि फोर्स किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, अगर फोर्स ऑन Q2 विथ बाई Q1 देखा जा रहा है, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। ठीक है, यानी Q1 की वजह से Q2 पर कितना फोर्स होगा, तो Q1 की वजह से देख रहे हैं तो Q1 के ही रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर भी लिखेंगे। r क्या है? r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, क्योंकि Q1 की वजह से ही फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q1 के रिस्पेक्ट में ही हम पोजीशन वेक्टर भी देखेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट फोर्स आप, जिसके द्वारा आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे Q2
पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं किसके द्वारा, इसके द्वारा, यानी हम इसको मान रहे हैं अपना सोर्स, ठीक है, इसके द्वारा इस पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर भी आप Q2 का लिखोगे। तो अगर फोर्स ऑन Q2 बाई Q1 दे रहे हो, मतलब Q1 की वजह से मेजर कर रहे हो, तो पोजीशन वेक्टर आप Q1 के ही रिस्पेक्ट में लिखोगे। तो एक बार देखो मैंने लिख दिया है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अपसाइलन क्या होता है, अपसाइलन होता है परमिटिविटी। ये जो अपसाइलन नॉट लिखा हूँ ना वे बच्चे, ये वैक्यूम के लिए फार्मूला है, ठीक है। कहीं कहीं पर अगर वैक्यूम ना हो तो अपसाइलन नॉट की जगह ही अपसाइलन आ जाएगा, ठीक है। तो अपसाइलन नॉट इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अपसाइलन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, अपसाइलन नॉट जो है ये दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, ये मीडियम की परमिटिविटी है। अपसाइलन आर क्या है, अपसाइलन आर इज अपसाइलन अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी होती है, अपसाइलन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट है बच्चे, इसको हम अक्सर फार्मूले में एज अ के लिखूंगा, क्योंकि इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसको पूरे को मैं एज अ कैपिटल के हर जगह लिखूंगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इतना आप पहले नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन, ठीक है। चलिए बच्चों इसी पर बेस्ड अब एग्जांपल देखते हैं, इसी फार्मूले पर बेस्ड। दो चार्ज हैं, एक 2 कूलम का, एक -3 कूलम का है। बोला है फाइंड फोर्स इन वेक्टर फॉर्म ऑन -3c कूलम बाई 2c कूलम, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर अगर नॉर्मल केस होता तो आप डिस्टेंस वगैरह निकाल के कर लेते, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जब भी फोर्स बोल दे तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए होता है, और जब भी डायरेक्शनल क्वेश्चन आ जाए तो Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर R, ठीक है, यही फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। ये जो Q1 Q2 है ना, इसको हमेशा साइन के साथ रखें, पुट विथ साइन, यहाँ पर मैंने बोल रखा है। अब यहाँ पर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, इसके लिए बच्चे R क्या होगा, R आप मुझे बताएं। इसमें बोला है ऑन 3c बाई 2c, मतलब इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी ये वाला एज अ सोर्स चार्ज काम करेगा, ठीक है। फोर्स ऑन -3c ड्यू टू +2c, तो यहाँ पर बच्चे ये सोर्स की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर आपको ये पता है कि अगर इसके कारण हमें इसको कैलकुलेट करना है तो वेक्टर आर आप क्या लिखोगे। वेक्टर आर बच्चे हमेशा ध्यान रखना, वेक्टर आर इज पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे हम इसको Q1 मानते हैं सोर्स को, और इसको Q2 मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ में कंफ्यूज कभी मत होना, जिसके कारण आप किसी चीज़ पर फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, जहाँ जैसे यहाँ पर बाई 2c यानी 2c के कारण कर रहे हो, तो जिसके कारण आप कर रहे हो उसको हमेशा सोर्स माने, और सोर्स पर ही ओरिजिन होता है। इसी के रिस्पेक्ट में बच्चे, इसी के रिस्पेक्ट में आप इसका पोजीशन वेक्टर Q2 का लिखेंगे। तो आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, ठीक है। यहाँ Q2 लिख लें, गलती से Q1 लिख दिया 2 बार, ठीक है। Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, तो ये होता है R फाइनल या फिर R इनिशियल, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू Q1, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, 0i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, दिस इज पोजीशन वेक्टर फाइनल विथ रिस्पेक्ट टू किसके, Q1 के। तो Q1 के क्या है, 2i कैप माइनस j कैप, सॉरी प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो यहाँ -2i हो जाएगा। ये बच्चे j माइनस जे होके 0 हो जाएगा, और एक k माइनस 2k यानी -k हो जाएगा। ये तो r हो गया, तो वेक्टर r तो आ गया। अब इसी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4, एक 5 √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो √5 आ गया। r तो पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ से आप फोर्स बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, इट विल बी k। Q1 कितना है बच्चे, Q1 है आपका कितना है, +2 कूलम, तो यहाँ पर +2 कूलम लिखा मैंने। और Q2 कितना है, -3, तो यहाँ पर -3 लिखा। R की वैल्यू कितनी है, √5, तो √5 का क्यूब करेंगे तो 5 √5 3 बार, तो ये 5 √5 हो जाएगा, इंटू वेक्टर R दैट इज -2i कैप माइनस k कैप, ठीक है। यहाँ k की वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
तो बच्चे आपका ये हो जाएगा -6k डिवाइडेड बाई 5√5, और ये माइनस अगर बाहर ले लोगे इसका तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस k कैप। ठीक है, इतना आप बच्चे नोट करें, यही फोर्स इन वेक्टर फॉर्म होगा। नोट डाउन, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे इसमें बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ बच्चों को k की वैल्यू पता ही होगी यार, लेकिन नहीं पता तो लिख लो 9/10 होता है। ठीक है, मतलब MKS में होता है, SI यूनिट में। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू चाहे आप पुट कर लो। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एट द गिवन मोमेंट। इस मोमेंट पर इसमें टेंशन हमें बताना है। ऑब्वियस है, ये स्ट्रिंग अगर इसके अराउंड यहाँ पर हिंज है और स्ट्रिंग टाइट होगी, ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो तो ये ऐसे ऐसे कुछ सर्कुलर मोशन L रेडियस के L मतलब इसकी जितनी भी लेंथ होगी इस स्ट्रिंग की उतनी रेडियस में ये ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होगी। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। तो अगर इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हम देखें तो यहाँ से Q लग रहा है और ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे बच्चे दोनों रिपल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच हमेशा रिपल्सन होता है और पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्शन, मतलब जैसे अपोजिट टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी प्लस Q, ये भी प्लस Q, तो ये इसको अपोज करेगा, तो ये मैंने दिखा दिया एक फोर्स। ये mg इस पर नीचे लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, तो अगर मैं इसका FBD बनाऊँ तो इस पर mg फोर्स लगा नीचे, Fe फोर्स लगा नीचे, ऊपर क्या लग रहा है बच्चे, इस पर टेंशन लग रहा है। इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ है। अगर सेंटर यहाँ है इस सर्कुलर मोशन का तो ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई फोर्स होता नहीं, हमने बहुत डिटेल में बात की थी। सेंट्रीपिटल फोर्स इन्हीं का जो नेट फोर्स होता है वही प्रोवाइड करता है। ठीक है, अलोंग द सेंटर जो भी नेट फोर्स होगा वही करेगा। तो हमें पता है अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होना यानी टाइम टेंशन को डोमिनेटिंग फोर्स होना पड़ेगा। टेंशन डोमिनेटिंग होगा क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में होना है टुवर्ड्स द सेंटर। तो T माइनस mg माइनस Fe दिस विल बी योर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T विल बी mg प्लस Fe प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि mv²/r होता है। स्पीड इसकी u दी हुई है, स्पीड इसकी u दी हुई है, तो ये हो जाएगा mu²/r। r नहीं पता, ऑब्वियस है ये रेडियस इसके लेंथ के बराबर होगी स्ट्रिंग के, तो mu²/l लिखा, mg लिखा, kqq बाई इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर, mu²/l। नाराज होगी क्या, ठीक है। तो ये बच्चे आपका टेंशन फोर्स हो गया। ये इतना ही टेंशन फोर्स इस पर एक्ट करेगा एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब इसकी स्पीड u है। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, सिंपल सा था, हमें वही लॉजिक याद रखना था। देखो यहाँ पर सर्कुलर मोशन साथ ही साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन पूछ लिए थे। ऐसे ही आगे भी आपसे हो सकता है SHM और इलेक्ट्रोस्टैटिक का। SHM और इलेक्ट्रोस्टैटिक का तो बहुत ही गहरा नाता रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे भी। अब जैसे ये प्यारा सा क्वेश्चन था, इसमें क्या था, एक लाइन AB है, उस पर दो चार्ज फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ये -2q भी फिक्स्ड है, दोनों के बीच की डिस्टेंस d है। बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन लाइन AB। इस लाइन पर एक पॉइंट पाइए जहां पर वेयर अ थर्ड चार्ज प्लस q, एक तीसरा चार्ज मैं ऐसे प्लेस करूं कि उस पर नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज इज 0। क्या आप इस लाइन पर कोई जगह पा सकते हैं जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाए? तो आइए देखते हैं कैसे। चलो मैं मान लिया कि इन दोनों के बीच होगा कोई ऐसा, हम मतलब ये जो प्लस q है, बोला अगर हिंदी में समझें, बोला है कि प्लस q इस लाइन पर हम कहाँ प्लेस करें कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए, इस पर नेट फोर्स 0 हो जाए प्लस q पर, जो तीसरा चार्ज है प्लस q वो वाले पर। तो अगर हम यहाँ पर रख के, मुझे नहीं पता था तो मैं यहाँ पर रखा, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर रखा तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव बच्चे एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अब बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो ये वाला निगेटिव बच्चे इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ध्यान से देखो, तो इस पर बच्चे जो फोर्स लग रहा है, अगर इन दोनों के बीच में हम रखें, इस और इस चार्ज के बीच में अगर इसको रखें, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है सेम ही डायरेक्शन में लग रहा है।
तो क्या अगर इस पर नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों फोर्स अगर इसी डायरेक्शन में लगने लगे, तो क्या नेट फोर्स 0 यहाँ पर हो सकता है? आप बोलोगे कभी नहीं। नेट फोर्स 0 होने के लिए अगर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, यानी इनके बीचों बीच तो हम कहीं पर भी रखें तो 0 तो नहीं होगा। ठीक है, ये रही बच्चे प्यारी सी बात, हमें पता चल गया कि इन दोनों के बीच पॉसिबल तो है नहीं। अब मैंने यहाँ पर रखा, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रख दिया। मैंने क्या किया, बोला x डिस्टेंस पर रखा फ्रॉम 2q। ठीक है, यहाँ पर 2q रखा। मैंने माना यहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और किसी भी चीज़ पर इसको आप पहला चार्ज मान लो, इसको आप दूसरा चार्ज मान लो। ठीक है, ताकि दोनों की वजह से फोर्स लिखने में आसानी हो। अब मैंने माना कि मैंने प्लस q को यहाँ पर रखा जो थर्ड चार्ज है, तो ये वाला इसको रिपेल करेगा। ऑब्वियस है, ये प्लस q इस पर राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा, तो F1 इस डायरेक्शन में लगा। ठीक है, ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, यानी ये जो सेकंड चार्ज है F2 लिखा है, इसकी फोर्स को मैं F2 से दर्शा रहा हूँ, तो F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर यहाँ पर नेट फोर्स 0 होना है, अगर नेट फोर्स 0 करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि जितना इसका मैग्नीट्यूड हो उतना ही इसका मैग्नीट्यूड हो, यानी F1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी तो अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट फोर्स 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अच्छा, F2 क्या है? F2 ये वाला है, तो इसका अगर हम फोर्स केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड लिखो आप KQ, F2 लिख रहा हूँ, मतलब इस वाले चार्ज के कारण इस पर फोर्स हो जाएगा Q इंटू 2Q, वैसे -2Q होगा बट केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो KQ1 Q2 बाई x²। अब बोलोगे हाँ सर यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। F1 की बात करें तो F1 यानी K, दोनों QQ के हैं तो दोनों QQ लिख दिया, डिवाइडेड बाई Q1 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? DA XA, तो D प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये कटा, K कटा, K कटा, K कटा, यहाँ 2 बचा, तो x² विल बी 2D प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अगर आप एक चीज़ और देखो आप, तो 1/2 D प्लस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, x² इस साइड लाओ, 2 इस साइड लाओ, या फिर इसी को 1/√2 भी लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1 प्लस D बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर 1/√2 माइनस 1 विल बी D बाई एक्स, या 1 माइनस √2 बाई √2 इज इक्वल टू D बाई एक्स। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रहा है, 1 माइनस √2 विल बी नेगेटिव, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 होती है, तो यहाँ से बच्चे x की वैल्यू आपको दिख रही होगी नेगेटिव आ गई, यानी ये हमारी एजम्पशंस गलत होगी। x क्या है? x को हमने बच्चे डिस्टेंस माना था। क्या माना था? डिस्टेंस। ये एक डिस्टेंस हमने मान के किया था ये पूरा क्वेश्चन, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है, इसलिए ये हमारी एजम्पशन गलत हो गई कि यहाँ पर तो हम नहीं रख सकते। ये तो हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब कुछ बच्चों अगर जिनके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा वो ये भी सोचेंगे, मतलब कॉमन सेंस होगा, कभी कभी सोच नहीं पाया, आप अलग बात है। मतलब देखो कि कॉमन सेंस ये है बच्चे कि अगर आप सोचो थोड़ी देर कि अगर यहाँ पर चार्ज रखता हूँ तो यहाँ पर चार्ज रखूँगा तो वो इसके पास है, मतलब क्यू चार्ज है इसके पास है। ठीक है, इसके इस वाले के पास है, ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा। एक तो ये डिस्टेंस में भी कम है और इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, तो ये वाला जो फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स होगा F2 बेसिकली ये लगा रहा है क्यों? -2Q खुद अपने आप में भी बड़ा चार्ज है और उससे डिस्टेंस भी इसकी कम है, तो ये फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। वही अगर इस पर हम इस वाले के लिए बात करें तो इसका जो +Q है, ये +Q है, ये अपना कम फोर्स लगाएगा +Q के कारण, और इससे डिस्टेंस भी बड़ी है तो ये बहुत कम फोर्स लगाएगा, ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ऑब्वियसली 0 होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर बच्चे कॉमन सेंस से भी आप इस तरीके से सोच सकते हैं, कैलकुलेट भी करेंगे तो भी देखो गलत आया। ठीक है, उसके अलावा कॉमन सेंस लगाकर तो सोच ही सकते हैं कि इस साइड भी बीच में भी नहीं पॉसिबल हुआ, इस साइड भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पर रख कर देखें इस साइड। ठीक है, कॉमन सेंस ही लगाकर इस साइड भी सोच सकते थे आप, अगर ऐसे सोचते कि ये ज़्यादा बड़ा चार्ज है, डिस्टेंस भी कम है इसके कारण, अगर यहाँ पर चार्ज रखो तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया ड्यू टू इट्स मैग्नीट्यूड, और डिस्टेंस भी कम है तो और ज़्यादा अट्रैक्ट किया। लेकिन ये वाला की बात की जाए तो ये इसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा है, चार्ज भी इसका खुद में कम है, तो ऑब्वियस है
पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर 0 हो। अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर x माना, Q1 यहाँ पर रखा, ठीक है, प्लस है तो ये वाला तो रिपल करेगा, F1 इस डायरेक्शन में लगा, ये वाला सेकंड वाला अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में लग गया। तो F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना है। तो F1 हो जाएगा K Q²/x और F2 क्या हो जाएगा K 2Q²/d+x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये d+x होल स्क्वायर बाई x स्क्वायर विल बी 2। यहाँ से हो जाएगा d/x + 1 = √2, ठीक है। अब ये हो जाएगा d/x √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। अब ये √2 - 1 हुआ तो ये आपका हो जाएगा बच्चे x = d/√2 - 1 एंड दिस विल बी योर आंसर। यहाँ पर मतलब इस साइड यहाँ पर रखोगे बच्चे तो आपका नेट फोर्स 0 होने की पॉसिबिलिटी है। क्यों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, देखो यहाँ पर ये हमें बेशक पता है कि अपने चार्ज के कारण इसका जो प्लस क्यू है छोटा है, इसका चार्ज इसके +2q के कंपैरिजन में छोटा है तो कम फोर्स लगाया, लेकिन इससे ये वाला पास भी तो है ना, पास होने के कारण ज़्यादा लगाएगा। ये वाला इससे दूर है, बेशक ये मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है लेकिन डिस्टेंस इससे इसकी बड़ी है, तो ये कम फोर्स लगा पाएगा, यानी दोनों आपस में बैलेंस करके इक्वल मतलब 0 कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर लेते तो पॉसिबल नहीं है। इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं, देखते हैं। देखो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया हो वो एक बार फिर से सोचना कि यहाँ पर हम कॉमन सेंस लगा के कैसे डिसाइड कर सकते थे कि यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कि देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फोर्स किस पर डिपेंड करता है, एक तो इसके कि इनका मैग्नीट्यूड कितना है और d² पर, यानी डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाती है उतना ही फोर्स कम होता जाता है, और Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है उतना ही फोर्स ज़्यादा होता जाता है। तो यहाँ पर रखते तो 2Q ऑब्वियसली 2Q Q से ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, अपने मैग्नीट्यूड के कारण। डिस्टेंस की बात करें तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर रखने पर डिस्टेंस भी इसी का ज़्यादा है, तो ये दोनों सेंस में ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता और ये दोनों सेंस में कम फोर्स अप्लाई करता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 0 नहीं हो पाता। सब बच्चों के पास दिमाग होता है, ठीक है, थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो सबको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। नोट करें, नेक्स्ट है बच्चे, फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर Q और अलॉन्ग द x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के अलॉन्ग किस टाइप का इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम हमने वर्क और एनर्जी में भी पढ़ रखा है, स्टेबल, न्यूट्रल एंड अनस्टेबल, 3 ही तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। टाइम पीरियड भी यहाँ पर कैलकुलेट करना है, SHM का यूज़ होना है, ठीक है। तो देखो अलॉन्ग द x एक्सिस की बात करें तो हमें पता है अगर हम इसको थोड़ा इस डायरेक्शन में करें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये ओरिजिन पर है ना, ये +q है, ये +q है, तो जितना फोर्स, चूंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करना चाहेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करना चाहेगा। डिस्टेंस दोनों की, इसकी भी a है, ये भी a डिस्टेंस पर है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, इसलिए इस कंडीशन में इस पर जो नेट फोर्स है वो बच्चे 0 होगा। वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो जब वो फोर्स 0 होगा तो इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हैं। अब ये अनस्टेबल होगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, उसको आइए हम देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसको बच्चे हम कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि ये जो +q है इसको मैं थोड़ा सा अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दूं, यहाँ पर पहुँचा दूं। अगर जैसे ही मैं इसको यहाँ पर पहुँचाऊँगा तो आप मुझे बताओ कि ये तो +q ही रहा, लेकिन ये डिस्टेंस इनके बीच कम हो रही है। जैसे डिस्टेंस कम होगी, हमें पता है फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करूँगा, तो ये वाला और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी और जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा इस चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो कम हो जाएगा। तो देखें, जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा बना के यहाँ पर दिखाऊँ, अगर ये वाला फोर्स इसको रिपेल करेगा, रिपेल बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अब कम हो गई है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था इसको आप 1 पहला चार्ज मान लें, इसको दूसरा चार्ज मान लें, समझने में आसानी होगी। तो जब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो फोर्स ड्यू टू 1 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई है।
और फोर्स ऑन दिस ड्यू टू सेकेंड चार्ज, यानी इस चार्ज के कारण क्या होगा, जो F2 लग रहा था वो कम हो जाएगा ज़्यादा। पहले ये a डिस्टेंस पर था, मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अब ये a प्लस x डिस्टेंस पर हो गया है, तो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स कम होता है। तो यानी डोमिनेटिंग फोर्स F1 ज़्यादा हुआ, F2 कम हो गया, डोमिनेटिंग फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये वापस ओरिजिन पर पहुंचना चाहेगी। यानी इस चार्ज पर जब आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करते हो तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाता है और ये वापस इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन किसकी होती थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम को। कैसे, ये हम चार्ज यहाँ पर लेते थे, कोई पार्टिकल यहाँ पर लेते थे, इसको ऐसे डिस्प्लेस करते थे तो उस पर फोर्स ऐसे लग जाता था, ऐसे डिस्प्लेस करते थे इस डायरेक्शन में तो फोर्स ऐसे लग जाता था। जब आप डिस्प्लेस करो राइट और फोर्स लग जाए नेट लेफ्ट में तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी ये अलोंग द एक्स एक्सिस तो स्टेबल होगा। कैसा, स्टेबल, मतलब अपने मीन पोजीशन में आना चाह रहा है। अगर हम इसको इसके मीन पोजीशन, ये जहाँ पर 4 0 है उसको मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वापस वो मीन पोजीशन में आना चाह रहा है, दैट इज व्हाई इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग द एक्स एक्सिस। अब आओ हम बात करते हैं किसकी, वाई एक्सिस के अलोंग क्या इसके हालात हैं। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे अगर हम बात करें, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्प्लेस करा, जैसे ही प्लस क्यू यहाँ पर पहुँचा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो फोर्स लगाएगा बच्चे हमेशा ऐसे लगा रहा होगा। ठीक है, इसी के अलोंग ये हमेशा रिपेल कर रहा होगा ऐसे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये भी क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको ऐसे इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। ठीक है, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, ये इसको ऐसे रिपेल कर रहा होगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस किए वाई के एक्सिस के लॉन्ग, तो इस पर जो नेट फोर्स था वो भी इसी डायरेक्शन में लग गया। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग जाएगा और ये मेन पोजीशन से बहुत दूर भाग जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से नीचे लाओगे, यहाँ पर ऐसे लाओगे इस डायरेक्शन में, तो फिर अगेन फोर्स ऐसे और इस कारण अगेन ऐसे, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा और ये अगेन बहुत दूर भाग जाएगा। तो हमें साफ साफ पता चल गया कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये मीन पोजीशन से बहुत दूर भाग जा रहा है ड्यू टू नेट फोर्स। नेट फोर्स लग गया, हमने डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में किया, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग गया। तो उस टाइप के जो इक्विलिब्रियम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि अगर उसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करें और वो मीन पोजीशन से बहुत दूर भाग जाए, तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और आपको याद हो एसएचएम में टाइम पीरियड हम उसी का निकाल सकते हैं जो अपने मीन पोजीशन में वापस आना चाहे। ठीक है, कभी हम ऐसा नहीं निकाल पाएंगे, जैसे इसका हम कभी भी टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो ये बहुत दूर भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे करोगे तो बहुत दूर भाग जाएगा। इसका हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे ऐसे तो फोर्स ऐसे लगा तो फिर ये वापस आएगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ईजिली समझ में आई होगी कि अगर आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करते हो तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। इसीलिए हमेशा हम स्टेबल वाले केसेस में ही टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेबल वाला कौन सा केस है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो हम टाइम पीरियड केवल और केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हमेशा बहुत ही प्यारी सी चीज़ थी। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेन सोर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं, तो इसलिए ध्यान से सुनते रहें। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि क्या पता चली, हमें ये पता चल गया कि किसके अलॉन्ग आपका एसएचएम आएगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम का ही टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो हमने बच्चे इस चार्ज को जो कि 0 गामा 0 पर है, क्यू है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ पर पहुँचा दिया। ठीक है, थोड़ा सा जैसे हमने यहाँ पर पहुँचाया तो चार्ज यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, F1 का जो फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 इस डायरेक्शन में लगेगा, F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। तो F1 की अगर हम बात करें, F1 कितना लग रहा होगा, जब ये यहाँ पहुँच गया है, टोटल डिस्टेंस A है, तो अगर F1 यानी इस वाले चार्ज के कारण अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो K Q बाई, अब डिस्टेंस कितनी बची है दोनों के बीच, टोटल A थी, डिस्प्लेस किया तो ये डिस्टेंस बची है A माइनस एक्स, तो A माइनस एक्स स्क्वायर हो गया F1 और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा K Q बाई A प्लस
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका, तो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चे F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 करोगे तो K क्यू क्यू कॉमन हो जाएगा। और एक चीज़ और करो, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो A आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो A माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन A प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। A अगर कॉमन ले लो तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर A कॉमन ले लोगे तो ये 1 माइनस एक्स बाई ए बन जाएगा। तो A स्क्वायर बाहर चला आया अगर तो आ जाएगा, और अंदर बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसी को बच्चे हम ऊपर ले लें, अगर इसी को हम ऊपर ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा आप बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर था ना, तो की पावर -2 हो जाएगा। इसको आप ऊपर ले जाओगे तो यही पावर -2 में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए का -2, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको एक चीज़ समझने वाली चीज़ है कि x बच्चे बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1। तो जब 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो हम उसको 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं, बशर्ते x शुड बी मच लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है हम बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस करने का मतलब कि x इज़ मच लेस देन a होगा, तो x बाई ए इज़ मच लेस देन 1 होगा, ठीक है। यानी ये वाली जो चीज़ है ये 1 से बहुत ही छोटी होगी। तो अगर ये 1 से बहुत छोटी है x बाई ए तो आप इसको 1 माइनस एन एक्स की तरह या 1 प्लस एन एक्स की तरह लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। नेट फोर्स आपको लिखने में आई थिंक यार कहीं कुछ बच्चे इसी को नोट्स ना बना रहे हो, ठीक है, इसलिए बोर्ड मैं कुछ हटाता नहीं, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे टाइम कम होने की वजह से शायद इसको नोट्स की तरह यूज कर रहे हो। तो इसलिए मैं इस स्टेप को जब बहुत ज़रूरी पड़ता है भैया तभी हटाता हूँ, ठीक है, और ऐसा मानता हूँ कि समझ जाएंगे तभी। तो यहाँ पर आप देखो, ये अगर आप 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा, तो 2x बाई ए, और फिर माइनस, और ये क्या हो गया रहेगा, ये हो जाएगा ये भी -2x बाई ए, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 2x से हो जाएगा प्लस 2x बाई ए, 1 से 1 कट गया, ये 4x बाई ए आ गया। तो एफ नेट आ गया a स्क्वायर और 4x बाई ए, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, आपने डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किया था, फोर्स नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है नेट F1 बड़ा हो जाएगा ना, F1 बड़ा होगा ना, F1 ही तो बड़ा होगा, क्योंकि डिस्टेंस अब कम हो गई, तो डिस्टेंस कम हो गई तो फोर्स ज़्यादा हो गया होगा। तो आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किए, डिस्प्लेस आप इस डायरेक्शन में किए, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, ठीक है। तो जब आप डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में किए होगे तो नेट फोर्स ऐसे लग गया होगा, इसलिए यहाँ पर एक माइनस साइन लगा लेंगे अगर आप वेक्टर के साथ लिखना चाहते हैं। तो ये तो हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, ऑब्वियस पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि F1 को हमने बड़ा मान के ये सॉल्व किया। मुझे केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिखाने से मतलब था, इसलिए मैंने F1 माइनस F2 लिखा, लेकिन रियलिटी में मैग्नीट्यूड तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर आप x इसको पॉजिटिव मान रहे हो तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए मैंने नेगेटिव साइन लगा लिया, ठीक है। अब नेगेटिव साइन लगाने पर होता क्या है, इसको आप बच्चे mx ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -4k क्यू बाई ए क्यूब इंटू -x, ठीक है। ये आप mx ओमेगा स्क्वायर से -mx ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बच्चे इसको थोड़ा सा हटा लो चाहे, ठीक है, हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आइए देखते हैं, कुछ तो हटा दें, चलो नेट फोर्स ये वाला बीच वाला स्टेप मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। आप नेट फोर्स कैलकुलेट करके लिख लेना। यहाँ पर देखो, ये अगर आप एफ नेट को लिखोगे तो एफ नेट को क्या लिख सकते हो, एफ नेट को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हो, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका मास अगर m है तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे और ये हो जाएगा -4k क्यू बाई ए क्यूब इंटू एक्स, ठीक है। अब एक्सेलरेशन अगर लिखोगे
तो ये m इस साइड हो जाएगा, ma³ हो जाएगा। इसको आप कंपेयर कर सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर x से। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 4k⁵ अपॉन ma³ की पावर 1/3, ठीक है, सॉरी 1/2। तो ये हो गया। और टाइम पीरियड आप यहाँ से इजीली 2π/ओमेगा लिखेंगे, तो जो भी है वही इसका टाइम पीरियड होगा SHM का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इस तरीके से बच्चे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ ही साथ उसका यूज करके हम आंसर कैलकुलेट करते हैं। नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। जैसे कि आप पृथ्वी पर खड़े हो तो पृथ्वी आप पर एक फोर्स लगा रही है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से चार्जेस के फील्ड में जैसे एक कोई चार्ज है ना, प्लस हो या माइनस हो, अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जनरेट होती हैं उसके चारों तरफ। जैसे अर्थ है ना, तो अर्थ भी बच्चे अपने चारों साइड ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करती है। उसी तरीके से चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। अब अगर इसमें मैं कोई भी थर्ड चार्ज लाऊं ना, तो ये फील्ड इस पर एक फोर्स लगाएगी और वही ये जो फील्ड फोर्स लगा रही है वही लगता है, उसी के कारण इन दोनों के बीच फोर्स आता है, ठीक है। तो फील्ड बेसिकली यही होता है कि जो अपने चारों तरफ जनरेट करती हैं, अगर सिंपल शब्दों में समझे तो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफिनीशन से बोलें तो फोर्स ऑन एनी चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी फील्ड में ऐसे जैसे सोर्स चार्ज हो, मान लो यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ पर मैं +2 कूलाम का एक चार्ज लाया और इस पर जो फोर्स लगा 10 न्यूटन का लगा। तो आप पता क्या बोलोगे, यहाँ पर इसने जो इस वाले चार्ज ने इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की वो जनरेट की फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी +2 कूलाम, ठीक है, यानी 5 न्यूटन बाई कूलाम की फील्ड यहाँ पर जनरेट कर रहा है। कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज। तो यही फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जो उसके चारों तरफ फील्ड होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों चार्ज के बीच अगर फोर्स देखें तो आपका इतना लगेगा KQ1 इंटू Q/r², ठीक है। अब यही फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी जो इस पर फोर्स लग रहा है पर यूनिट चार्ज, वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। कोई भी पॉइंट चार्ज इसके बहुत ही मतलब तह में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, सिंपल सा बहुत ही ईजी चीज़ें हैं कि कोई भी चार्ज जो फील्ड जनरेट करे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो स्टैटिक कंडीशन में हो, तो काइनेटिक कंडीशन में हो तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। यहाँ पर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में जो फील्ड जनरेट करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब ये चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट करेगा उसको हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को EP बोल रहे हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी KQ/r²। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम आने वाली है। पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं बच्चे वो उससे बाहर की तरफ जाती हैं। नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अंदर की तरफ आती हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक। इसकी वाली बाहर ऐसे जाती हैं। ये कभी मत भूलना, इसलिए मैंने पिक्चोरियल डायग्राम से समझाने का कोशिश किया है। पिक्चोरियल लर्निंग में क्या होता है बच्चे, एक बार हम देख लेते हैं तो हमें चीज़ें बहुत दिनों तक, लंबे समय तक थोड़ी सी याद रहती हैं, इसलिए मैंने बना दिया है। अब ये भी मैंने बना दिया है, पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव में अंदर जाती हैं, ठीक है। पॉजिटिव से देखो बाहर निकली इलेक्ट्रिक फील्ड, गई कहाँ, नेगेटिव में। पॉजिटिव से बाहर निकली, गई कहाँ, नेगेटिव में। पॉजिटिव से बाहर निकली, गई कहाँ, नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हमेशा आती हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं। ये चौथा डायग्राम है, इसमें मुझे ये बताओ ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी या बी पर। तो आप बोलोगे सर ए पर। सब लोग सोचो कौन सा स्टेटमेंट सही है, या EB इज इक्वल टू EA। सब लोग सोचो थोड़ा देर कि कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा है, देखो यार यहाँ पर ए पर देखें ना, अगर हम इतना सा एरिया लें तो इसमें 1 2 3 4 5 मुझे 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखी। लेकिन उतना ही एरिया अगर मैं बी की जगह लूँ, उतना ही जितना बड़ा एरिया ये है उतना ही बड़ा एरिया अगर यहाँ लूँ तो इतने ही एरिया में मुझे 2 लाइंस दिखी।
मतलब यहाँ पर लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन हो वहीं पर बच्चे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यानी EA विल बी ग्रेटर देन EB। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पर लाइन्स ज़्यादा दिखे मतलब ज़्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी A पर। ये बच्चे है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे जाती हैं, कांस्टेंट होती हैं। देखो इनका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना तो, यहाँ पर मैंने इतना एरिया लिया 2 लाइन देखी, नीचे आया यहाँ पर एरिया लिया उतना ही, उसमें भी 2 लाइन देखी, डायरेक्शन भी इनकी सेम है। यहाँ पर मैंने इतना सा एरिया लिया, उसमें 2 लाइन देखी, यहाँ पर मैंने उतना ही सही एरिया लिया। देखिए डायरेक्शन इसमें भी चेंज नहीं हो रही है, ये इसकी भी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी भी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी भी डायरेक्शन ऐसी है। डायरेक्शन में कांस्टेंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के टर्म में कांस्टेंट है, यहाँ पर भी डायरेक्शन के टर्म में कांस्टेंट है। यहाँ पर डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है, इसकी ऐसी है। इसकी आप कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोल सकते हो क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखूँ या यहाँ पर देखूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इक्वल है, यानी यहाँ पर भी जितना मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी होगा। ठीक है, और डायरेक्शन तो सेम है ही। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर अलग है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। इस केस में देखिए यहाँ पर इस पॉइंट ए पर डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन हमेशा इसका है राइट डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना एरिया लिया तो उसके अंदर 2 लाइन है, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा नीचे आया, इतना एरिया लिया उसके अंदर 4 लाइन दिख रही हैं। तो अगर इस पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे जाए इस पर, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस कम है। तो नंबर ऑफ लाइंस कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइन डेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो लाइन कम यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो बहुत ही सिंपल सा, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली चीज़ है कि लाइंस ज़्यादा दिखे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार भी आप सुन लो अगर तो आपको हमेशा याद रहेगा। प्यारी सी चीज़ आ गई। ठीक है, ये क्या है बच्चे, ये अब आ गया चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 तरीके की होती है, लीनियर, एरियल, वॉल्यूमेट्रिक। पहला वाला है लीनियर, ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी, या इसी को बच्चे हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो दोनों सेम चीज़ है, कंफ्यूज मत होना। इट इज ऑल्सो, दिस इज एरियल चार्ज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। अब आप बोलोगे सर एरियल, लीनियर और एरियल वॉल्यूमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चे, मैंने 3 एग्जांपल लेके समझाए हैं। एक तो रिंग ले लिया, रिंग मतलब जो आप अंगूठी पहनते हो शादियों में, ठीक है, वो वाला। डिस्क मतलब जो आप शादी में जिस प्लेट से खाना खाते हो, ठीक है, अगर रिंग में खाना खाओगे तो खाना गिर जाएगा। ये प्लेट है, ठीक है, इसमें प्लेट मतलब समझ रहे हो ना, प्लेट, खाने वाला प्लेट, उसमें मास या फिर जो भी है उसमें मास ही होता है, पूरे उसमें एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। लेकिन रिंग में बीच में गैप रहता है। ठीक है, तो रिंग और डिस्क में यही मेजर डिफरेंस है कि रिंग बीच में खाली होती है, डिस्क पूरी भरी होती है। स्फीयर आपको पता ही है, दिस इज सॉलिड स्फीयर, लाइक अ बॉल, लाइक अ सेप तो स्फेरिकल नहीं होता, संतरा मान लो, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। और वॉल्यूम है इसके पास एरिया है, इसके पास एरिया नहीं है। इसका जो भी चीज़ है वो केवल और केवल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका सारा जो भी चार्ज है वो एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका जो भी सारा चार्ज है वो वॉल्यूम में, पूरे प्रॉपर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कहीं कहीं पर चार्ज आपको दिखेगा लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं एरियल, कहीं पर वॉल्यूमेट्रिक। तो जब चार्ज बच्चे केवल और केवल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब यहाँ पर चार्ज केवल और केवल इसके पेरीफेरी यानी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर हम निकालते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पेरीफेरी, मतलब लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसी को बच्चे लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। जब चार्ज केवल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, या फिर उसी को चार्ज पर यूनिट लेंथ भी बोलते हैं। तो उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, लैम्डा से। बहुत ही ध्यान से समझे, तीनों एक साथ लिखाए हो, तीनों समझ में आ जाएगा। जब चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते हैं, उसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब चार्ज अपॉन लेंथ, टोटल चार्ज है Q, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा पेरीफेरी का, 2πr, तो Q अपॉन 2πr। इस वाले डिस्क वाले केस में जब चार्ज पूरे के पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वहाँ पर हम एरियल चार्ज डेंसिटी निकालते हैं,
उसी को जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन एरिया हो तो उसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी। तो एरियल चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, सेम ही चीज देन Q बाई A, चार्ज पर यूनिट एरिया। देख लें कितने एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर में, तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। सॉलिड स्फीयर में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर चार्ज पूरे के पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसीलिए इसको वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बोलते हैं या फिर चार्ज पर यूनिट एरिया। जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में हो तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा सिग्मा रो। जब भी चार्ज, ये सेंटर ऑफ मास में भी काम आएगा ये चीज़, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। मैंने चार्ज डेंसिटी हर जगह नहीं लिखा है तो उसको लिख लेना। यहाँ पर टोटल चार्ज पूरे एरिया पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। लैम्डा सिग्मा रो से रेस्पेक्टिवली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना पहले नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। नोट डाउन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए कभी कभी, जैसे कि एक रॉड के कारण इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। रॉड का चार्ज Q है, लेंथ L है, यहाँ से इसके इस एंड से ये D डिस्टेंस पर है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अभी तक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी तक हमें केवल ये जानकारी पता चल पाई है कि कोई पॉइंट चार्ज हो तो उससे r डिस्टेंस पर अगर ये पॉइंट चार्ज है तो हम यहाँ पर KQ बाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यही बोल सकते हैं अगर r डिस्टेंस पर कुछ है तो। यहाँ पर लेकिन पूरी की पूरी रॉड है, तो रॉड है तो रॉड के कारण तो पता नहीं है, तो हमें पॉइंट के कारण पता है। और यहाँ पर एक पॉइंट बच्चे हम ले लेंगे और उसके कारण, यहाँ पर एक पॉइंट होगा उसके कारण कुछ होगी, यहाँ पर एक होगा उसके कारण कुछ होगी। तो जब भी ऐसी चीज़ें हों कि बहुत सारे पॉइंट्स हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जब भी एक चीज़ से हमें पता ना चल पाए कि यहाँ पर एक पॉइंट था उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगी, इसके कारण कुछ होगी, तो सब का ऐड करके भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो जब भी ऐसे छोटे छोटे कारण होके कुछ फाइनल आता है तो हमें हमेशा इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है। वेरिएबल होता है जब भी कोई चीज़। तो हमने क्या किया कि इस पॉइंट के कारण यहाँ पर कुछ होगा, इसके कारण कुछ होगा, तो जब भी ऐसी वेरिएबल चीज़ हो तो हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया, ठीक है। इसका चार्ज हमने dq मान लिया, ठीक है, चार्ज dq मान लिया। अब यहाँ पर लैम्डा वगैरह का यूज होगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q बाई L हो जाएगा। यानी एक यूनिट का जो चार्ज होगा दैट विल बी लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर एक यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है तो dx लेंथ का चार्ज कितना होगा, लैम्डा डॉट dx, ठीक है। तो अगर एक यूनिट लेंथ का जो चार्ज है अगर लैम्डा है तो dx लेंथ का चार्ज होगा लैम्डा डॉट dx। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज विल बी k इंटू dq बाई, कितना डिस्टेंस है यहाँ से इसका, x स्क्वायर है तो ये लिख दिया, k dq कितना है बच्चे, लैम्डा डॉट dx है तो लैम्डा डॉट dx लिखा बाई x स्क्वायर, ये dep हुआ। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा और ये k लैम्डा, अच्छा dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लिमिट लोगे, देखो बच्चे x यहाँ से लेकर कहाँ से, d से लेकर d प्लस एल तक वेरी करेगा जहाँ तक ये रॉड है। अगर यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो तो रॉड तो यहाँ से शुरू हो रही है ना, चार्ज किसमें है, चार्ज रॉड में है। तो ये जो x की वैल्यू है, यानी यहाँ से चार्ज शुरू हुआ तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रही होगी, d रही होगी, यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको ओरिजिन माने तो चार्ज यहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक, यानी चार्ज यहाँ d, अगर इसको आप x इक्वल टू 0 मानते हो तो ये x इक्वल टू d है और ये x इक्वल टू d प्लस एल है। यहाँ तक इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ से ये x इक्वल टू d और आगे जाओगे तो d प्लस एल, यानी चार्ज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, x इक्वल टू d से x इक्वल टू d प्लस एल तक। तो x की लिमिट होगी d से d प्लस एल, ठीक।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी की लैम्डा, और ये हो जाएगा -1/x हो जाएगा आई थिंक, ठीक है, -1/x इंटीग्रेट करोगे तो -1/x मिलेगा। ऊपर जाएगा तो -2 + 1 -2 + 1 1/x होकर रहेगा, ये d से d + l k लैम्डा, या फिर आप इसको 1/x लिमिट चेंज करोगे तो d + l से d भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा k लैम्डा इन ब्रैकेट 1/d -1/d + l। थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा k लैम्डा d + l - d बेसिकली हो जाएगा l अपॉन d + l, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू लिख लो q/l, आपको आंसर वहाँ से बच्चे आ जाएगा, ठीक है। इसको बच्चे आप नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको आप सही कर लेना। ये d/dl होगा, ठीक है, और लैम्डा l की वैल्यू तो आपको पता ही है q होगा, तो यहाँ पर kq अपॉन d + l, ठीक है। छोटी सी थी, बच्चे इसकी भी फोटो भेजने लगते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जब कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको आप सही कर लिया करें। देखो बच्चे ये है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अभी तक हमने सिंपल पढ़ा था कि जब केवल g लगता था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक फोर्स तो लगेगा आपका mg। उसके अलावा टाइम पीरियड हमें क्या पता है, टाइम पीरियड आप मुझे बताओ क्या हमने पढ़ा है। टाइम पीरियड हमने पढ़ा है t = 2π √L अपॉन g इफेक्टिव। क्या पढ़ा है, g इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस पर mg तो लग ही रहा है, mg तो लग ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है। अगर ये चार्ज +q है तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE भी लग जाएगा। तो इस पर नेट जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी QE² + mg का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू m × g इफेक्टिव, ठीक है। नेट फोर्स ही मास × g इफेक्टिव, यानी इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है नेट, दैट विल बी मास × g इफेक्टिव, उसी को g इफेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ से आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चे तो g इफेक्टिव की जब वैल्यू निकालोगे तो पता है क्या होगा, √ ये तो g² हो जाएगा और वो हो जाएगा QE/m का होल स्क्वायर। मास से मैंने डिवाइड कर दिया तो g इफेक्टिव ये आ जाएगा, और यही वैल्यू यहाँ पर कुल मिला के पुट कर देना होता है और आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर फार्मूला आपको याद है L/g इफेक्टिव, तो बहुत ही सिंपल सा हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे कि हमने देखा mg तो लग ही रहा था, साथ ही साथ QE भी लग रहा है। तो चूंकि g इफेक्टिव होता है फार्मूले में, तो इसका प्लस इसका जो नेट फोर्स होगा वही हमें g इफेक्टिव प्रोवाइड करेगा। तो g इफेक्टिव हमने यहाँ से निकाला, तो फिर हमने g इफेक्टिव अलग से निकालने के लिए मास से दोनों साइड डिवाइड करा, तो ये आया, और इसको आप यहाँ पर पुट कर लेंगे। क्या है, g² + QE/m का होल स्क्वायर की पावर 1/2, बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। रिंग शेप हो बच्चे, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। अगर ये रिंग है, ऐसे रिंग समझते ही होंगे, अंगूठी टाइप का, उसका ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, उसका ये सेंटर है, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, इस रिंग का रेडियस r है और चार्ज इसका q है +q। तो इसके कारण जो किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फार्मूला होता है, फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मुझे याद है, मैं बिना देखे बोल दे रहा हूँ, KQX अपॉन R² + X² की पावर 3/2, ठीक है। ये फार्मूला आप भी याद करेंगे, बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। KQX क्या, रिंग के कारण क्या होगा, KQX अपॉन R² + X² की पावर 3/2। R इज द रेडियस, X इज डिस्टेंस ऑन द एक्सिस, ये रिंग का जो एक्सिस है जो कि सेंटर से पास हो रहा है। अब अगर वही कहीं कोई पूछ ले कि सेंटर पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो सेंटर के लिए x की वैल्यू, सेंटर यहीं पर है, यहीं से डिस्टेंस मेजर करते हैं हम एक्सिस पर, तो सेंटर पर ही क्या हो जाएगा, सेंटर पर ही तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। x क्या है, x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो अगर हम सेंटर से ही सेंटर को देख रहे हैं तो x की वैल्यू ऑब्वियस 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दोगे आप, x या 0, यहाँ पर 0, तो 0/0 मतलब 0/0 नहीं हुआ, 0/r3, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा।
यानी सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रिंग के, दैट इज 0। इसमें दो केसेस बनते हैं कि x की वैल्यू कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू r, या फिर x की वैल्यू बहुत कम हो एज कम्पेयर टू r। तो अगर x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, x की वैल्यू r से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो कि सर r/x विल बी दिस, r/x 1 विल बी मच ग्रेटर देन r/x। तो अगर x इज मच ग्रेटर देन r है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसी फार्मूले में x को कॉमन ले लिया। तो अगर x मैं कॉमन x स्क्वायर कॉमन लूँगा तो x स्क्वायर बाहर आएगा, तो x स्क्वायर की पावर √3/2, x स्क्वायर की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा ना। तो x स्क्वायर मैंने बाहर लिया तो x³ हो गया, और चूंकि बाहर ले रहे हैं x स्क्वायर को तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो r/x स्क्वायर यहाँ बचेगा +1। अब चूंकि यहाँ पर x इज मच ग्रेटर देन 1 है, अगर x इज मच ग्रेटर देन 1 है तो r/x 1 से बहुत ही छोटा होगा। r/x ये जो है r/x ये 1 से बहुत छोटा होगा, तो r/x का स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो दिस विल बी नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू 1। 1 में बच्चे अगर 1 से बहुत ही छोटी डिजिट ऐड करते हैं तो 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो r/x यहाँ से दिख रहा होगा मच लेस देन 1 है, तो इसको टेंडिंग टू 0 कर दिया। अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा kqx बाई x³, या फिर एक x से एक कट कर दोगे तो यहाँ पर सिंपल सा बचेगा बच्चे क्या, x स्क्वायर kq/x स्क्वायर। ठीक है, इसका एक चीज़ और आप एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो, सोचो आप x बहुत ही बड़ा है एज कम्पेयर टू r, मतलब रेडियस बहुत ही छोटी है, इस रिंग की रेडियस बहुत ही छोटी है। ठीक है, रेडियस अगर बहुत ही छोटी है और यहाँ से x डिस्टेंस पर मैं देख रहा हूँ तो ये मुझे एज अ पॉइंट चार्ज दिखेगा। कैसे दिखेगा, एज अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि रेडियस यहाँ पर बहुत ही छोटी है रिंग की एज कम्पेयर टू x, तो ये रेडियस मुझे एज अ पॉइंट चार्ज दिखेगी। और फॉर द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x इज kq/x स्क्वायर, तो वहाँ से डायरेक्ट भी ये देख सकते हैं ये चीज़। ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। फिर दूसरा केस है कि x इज मच लेस देन कैपिटल R, मतलब रेडियस बहुत बड़ी है। अब कुछ ऐसा केस है कि रेडियस बहुत बड़ी है और x बहुत छोटा है, दूसरा केस। तो अगर रेडियस बहुत बड़ी है, x बहुत छोटा है, तो उस केस में x इज मच लेस देन R के केस में अगर आप देखेंगे तो x/r जो होगा दैट विल बी मच लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी में से x स्क्वायर ना कॉमन लेके r स्क्वायर कॉमन लिया। r स्क्वायर को मैं बाहर लाऊंगा अगर इस फार्मूले से, तो r स्क्वायर अगर बाहर लाऊंगा तो वो r³ बन जाएगा, r³ यहाँ हुआ, और यहाँ पर r स्क्वायर बाहर लाया हूँ तो r स्क्वायर कॉमन लेने पर इट विल बी x/r का स्क्वायर। अब हमें पता है x/r 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होगा, x/r 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो 1 के कंपैरिजन में अगर बहुत छोटा है तो 1 के कंपैरिजन में मैं इसको 0 मान लूँगा, और यहाँ पर आपका जो आंसर बचेगा दैट विल बी kqx r³। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो अगर ये दो केसेस है रिंग के केस में, ये वाला तो बहुत ही आसान है, मतलब बता दिया रीजन कि एज अ पॉइंट चार्ज काम कर देगा, ये वाला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चे कुछ चर्चा हुई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। और वैसे ही सोचो अगर रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, तो अगर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, ध्यान से देखो, ये पॉइंट चार्ज यहाँ पर है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाती है, ये भी पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और इसके कारण ऐसी है तो दोनों का नेट इसके अलॉन्ग आ जाएगा, नेट इसके अलॉन्ग आ जाएगा। तो हमेशा एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चे आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, रीजन भी मैंने बता दिया कि पॉजिटिव के कारण ऐसे, इस पॉजिटिव के कारण ऐसे, इसी तरीके से हर एलिमेंट के कारण ऐसे ऐसे जाएगा और नेट एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, आपको तो रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट ध्यान रखो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप जानने का अपने पास टाइम उतना नहीं है। ठीक है, रीजन तो पता ही चल गया होगा कैसे ऐसे जाएगा, नेट इसके अलॉन्ग हो जाएगा। इस साइड वही देखोगे तो इसके कारण ये ऐसे आएगा, अरे यार, इसके कारण यहाँ पर जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, तो नेट इसके अलॉन्ग हो जाएगी। ठीक, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से बच्चे ये आई होप क्लियर होगा कि एक्सिस के अलॉन्ग किस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काम करती है। कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसके लेफ्ट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यही अगर नेगेटिव होता तो उसका जस्ट उल्टा हो जाता। अगर यही नेगेटिव चार्ज है, अगर यही मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पॉइंट पर देखूँ,
इस वाले के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है, ना कि दूर जाती है। और उसका जस्ट सिमेट्री इस डायरेक्शन में जाएगा तो नेट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए नेगेटिव चार्ज के कारण हमेशा आपको अगर कन्फ्यूजन हो तो इस तरीके से बनाकर देख लीजिएगा कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में कैसी होती है और लेफ्ट साइड में कैसी होती है। सिमेट्री के कारण आप बहुत ही ईजिली बना पाओगे अगर आपको बस इतना भी याद है कि पॉजिटिव से बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड और निगेटिव के अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब E वर्सेस X, हमें पता है ये जो रिंग है ना बच्चे, ये रिंग जो है इसके एक्सिस पर ना, ये जो रिंग है इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम हर जगह सेम नहीं रहती, हर जगह सेम नहीं रहती। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होती है ना, KQX अपॉन R² प्लस X² की पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पर K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, लेकिन ये जो रिंग है, ये जो रिंग है इसके एक्सिस पर X की वैल्यू तो चेंज ही हो रही है ना। तो E और X के बीच अगर हम ग्राफ देखते हैं तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड X के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, कंटिन्यूसली X के अकॉर्डिंग चेंज रहता है। अगर कोई पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है तो उसके लिए बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू X और उसको हम 0 करेंगे, तो वहाँ से E मैक्स आता है हमें हमारा कि E मैक्स कहाँ होगा, वो होगा X इज इक्वल टू प्लस माइनस R/√2 पर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? X इज इक्वल टू प्लस माइनस R/√2 पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखोगे कि इसके एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है और मैक्सिमम कहाँ होती है। ऐसे ये X देखो, ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, X इज इक्वल टू 0 से आप चलते हो, धीरे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है प्लस R/√2 पर, सॉरी प्लस R/√2 पर मैक्सिमम होती है। यहाँ पर इसको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, फिर वहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लगती है, घटने लगती है और फिर 0 हो जाती है बाद में इनफाइनाइट पे जाके, ठीक है। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड हमने देखा ही था। अगर पॉजिटिव चार्ज का ड्रॉ किया हूँ तो देखो पॉजिटिव चार्ज का इसके इस साइड राइट साइड जाते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अब वही हम अगर लेफ्ट साइड आ जाए तो लेफ्ट साइड में देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो लेफ्ट हो गई, यानी नेगेटिव हो गई। अगर राइट को आप पॉजिटिव मानते हो तो लेफ्ट को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो अगर हम राइट को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि राइट डायरेक्शन में, यानी इस रिंग के इस साइड, कहाँ, राइट साइड हम आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में, इसको हमने पॉजिटिव माना। तो लेफ्ट साइड अगर जाते हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, इसलिए इसको नेगेटिव दिखाया गया है। और ये कहाँ पर मैक्सिमम आती है? ये माइनस R/√2 पर मैक्सिमम आती है इन द मैग्नीट्यूड। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग मैक्सिमम होती है या फिर कहाँ पर मिनिमम होती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। उसका जो डेरिवेशन है इससे आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हो जब आप, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस √2 पता चलती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना आप नोट करें, फिर हम आगे चल लें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब एक का अपना नया कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट तो क्या ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है, बट इसमें बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, मतलब इसमें फाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण भी देखेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण भी देखेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट मतलब सारे हैं। इसको अगर आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा तो आप किसी भी तरीके का, अगर इस तरीके का लॉन्ग वायर हो जो मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। तो एक इस तरीके का लॉन्ग वायर है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इस वायर से कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। और ये जो डिस्टेंस होती है बच्चे हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली जाती है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। दिस r इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। बोला है इस वायर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, आप क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो इस पॉइंट को इसके एक एंड से ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देते हैं और इसी पॉइंट को इसके दूसरे एंड से डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। फिर हम ये एंगल अल्फा देख लेते हैं, इसी लाइन से देखना है, ध्यान से देखो, इस लाइन से, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इससे हम इस डॉटेड लाइन का जो भी एंगल हो उसके अल्फा बोल देते हैं और इसी लाइन से इस डायरेक्शन में आते हैं। अल्फा और बीटा में एक डिफरेंस आपको पता चला होगा। अल्फा बच्चे हमेशा इस डायरेक्शन में लेना है, किस, जैसे ये आपकी लाइन है ये वाली, तो अल्फा इस डायरेक्शन में लेना है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और बीटा बच्चे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं हमेशा। उसी पर ये फार्मूला बना है कि अब अगर ये बीटा है तो इस पॉइंट पर जो
परपेंडिकुलर टू दिस वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको k लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा बोलते हैं। और इस वायर के पैरेलल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, जो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको ये पैरेलल बोलते हैं एंड दैट इज k लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा फार्मूला बच्चे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी क्वेश्चंस बन पाएंगे। अब अल्फा बीटा आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये तो फाइनाइट वायर के कारण है, अभी वही वायर इनफाइनाइट हो जाए तो ध्यान से देखो, पहले वायर फाइनाइट था, पहले वायर ऐसा फाइनाइट है, अगर यही इनफाइनाइट वायर हो जाए यानी इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट गया है, तो देखो अगर यहाँ तक वायर होता तो हम ऐसे हाथ रखते और ये अल्फा हमारा ये वाला आ जाता, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ऐसे 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 डॉटेड लाइन घूमती जाएगी। इनफाइनाइट की बात करें तो इनफाइनाइट मतलब ये लाइन जाके इनफाइनाइट पे मिलेगी, यानी ये वाला ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा हाथ, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गई है। तो अगर ये ऐसे इनफाइनाइट तक गई है, ये जो वायर है इनफाइनाइट तक गया है, तो मेरा हाथ ऐसा हो जाएगा। तो जो अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हो वो 90 डिग्री हो जाएगी। अगर यही चीज़ अगर ये इनफाइनाइट तक जाए तो ये जो अल्फा आप देख रहे हो कितना हो जाएगा, आपका हाथ ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन है ये यहाँ ना मिलकर इनफाइनाइट पे जा रही होगी, तो डॉटेड लाइन इनफाइनाइट पर जाएगी तो ये हाथ ऐसे हो जाएगा और अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इन द सेम मैनर इस डायरेक्शन में भी अगर ये इनफाइनाइट जा रहा है तो ये जो डॉटेड लाइन है ऐसे 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 होती इनफाइनाइट तक जाना है, तो डॉटेड लाइन होती इनफाइनाइट के लिए ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, तो इसके लिए भी बीटा भी 90 आ जाएगा। तो अगर ये वायर इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है, इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है तो अल्फा 90, और इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट है तो ये लाइन ऐसे 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 होती बीटा को भी 90 कर दी, तो अल्फा 90 बीटा 90। तो ई परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, तो साइन बीटा की वैल्यू साइन 90 और अल्फा की वैल्यू भी 90, दोनों की 90 है, तो साइन 90 प्लस साइन 90 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू k लैम्डा बाई 2 k लैम्डा बाई आर हो गया। बात करें ई पैरेलल की, तो ई पैरेलल में यहाँ पर आप पुट करोगे cos 90 जो कि 0 होता है, साइन cos 90 यहाँ भी बीटा अल्फा की वैल्यू भी 90 है, तो cos 90 माइनस cos 90 0 माइनस 0 होगा 0 हो जाएगा, ई पैरेलल भी 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के कारण आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इसी डायरेक्शन में होती है, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर। कितना 2k लैम्डा बाई आर। ओके, अब आइए बच्चे आते हैं आगे। इसमें आप मुझे बताओ कि यहाँ पर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें पता है पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है। ये होता है k लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। कुछ बच्चों को लगता है वो फार्मूला वहाँ डिराइव कर लेंगे, देखिए ये सब फार्मूला वहाँ डिराइव थोड़ी करने बैठोगे, ये बच्चे याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत ही चूक हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की वो आर है यहाँ से, तो ये k लैम्डा बाई आर हुआ। अब यहाँ पर मुझे बताओ अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हम इस लाइन से ऐसे जो मेजर करते हैं ऐसे, ये हो जाता है अल्फा, और इसी लाइन से इस डायरेक्शन में जो मेजर करते हैं बीटा हो जाता है। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से दिख जाएगी आपको, इस लाइन से हमने ऐसे मेजर किया तो अल्फा 30 हो गया, और बीटा बच्चे इस डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो ऐसे, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो साइन बीटा की वैल्यू हो गई 60 और अल्फा की हो गई 30। पैरेलल की बात करें तो ई पैरेलल कितना होता है k लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। तो k लैम्डा बाई आर लिखोगे, बीटा की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है, ये जो कि 60 है, तो cos 60 माइनस cos 30, ठीक है। अब ये cos 60, बीटा की वैल्यू 60 है और अल्फा की वैल्यू 30, तो यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पी पर। इतना नोट करें, फिर हम इस क्वेश्चन के बारे में भी बात करते हैं, पहले इतना नोट कर लें, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट है अपना, इसमें भी अल्फा बीटा की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा केस अलग है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर है, यहाँ वायर वगैरह कुछ नहीं है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। अब हमें पता है कि अगर हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता हो तो इसी फार्मूले में रख के निकाल लेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा के लिए बच्चे इस लाइन पर आए, ठीक है,
इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, इस वायर, ये जो वायर है आपका केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इस वायर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यही रेफरेंस लाइन मानकर अल्फा बीटा हमें निकालना होता है। यहाँ से जो पहला वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट से इसको ऐड कर रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट से इस पॉइंट को जो मिला है उसकी जो एंगल होते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। यानी यहाँ से चले इस यहाँ तक गए, ये एंगल इन्होंने 60 दे रखा है तो अल्फा 60 हो गया, ठीक है। फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं से जाकर यहाँ तक चलते हैं दूसरे वाले डॉटेड लाइन तक और बीटा को 30 लिख देते हैं। वो हो जाता है भैया गलत। क्यों गलत हो जाता है? हमने पहले भी बात की थी कि बीटा बच्चे फार्मूले में देखो इस डायरेक्शन में कैलकुलेट किया गया है। किस? इस डायरेक्शन में। अल्फा इस डायरेक्शन में, लेकिन बीटा उसके जस्ट अपोजिट। तो आपको एक काम करना है कि अल्फा तो आपने ऐसे यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, जो टॉप मोस्ट को करे वो डॉटेड लाइन। ये जो दूसरी वाली है आप इस डायरेक्शन में कैलकुलेट ना करके आपको इस डायरेक्शन में करना चाहिए, ये वाला। तो बीटा बच्चे ये होगा, ठीक है। तो बीटा यहाँ से चले हम, ये टोटल 30 है, ये टोटल 360 हो जाना चाहिए। तो ये बचा कितना? 360 और ये -30, यानी ये टोटल एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ये कितना हो जाएगा? ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 360 - 30, 330 आप इसको बोल सकते हैं बीटा को। एक और चारा है, अगर आप 30 ही लिखना चाहें, आप यहाँ से यहाँ तक गए, आप यहाँ से यहाँ तक गए, 30 लिखे, -30 कर दो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर दी। हमको मीजर करना था इस डायरेक्शन में, हमने मीजर कर लिया इस डायरेक्शन में। तो चूंकि अपोजिट कर रहे हैं तो इसलिए हम -30, तो चाहे ये रखो चाहे ये रखो, सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अल्फा बीटा क्वेश्चन में रख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही अल्फा बीटा देखना होता है। इस वाले केस में मुझे बताएं क्या होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अल्फा क्या होगा? ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है। यहाँ से हम चलेंगे, हम देख रहे हैं डॉटेड लाइन कहाँ, इनफाइनाइट पर जा रही है, इनफाइनाइट पे मिल रही है, तो ऐसे 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 चले, चूँकि कहीं मिल ही नहीं रही है, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी, तो अल्फा हो गया आपका 90 डिग्री। बीटा की बात करें, इसी रेफरेंस लाइन से हमने देखा, ऐसे हम देखते जो डॉटेड लाइन होती थी वही तो उसी से मिलाते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन बच्चे मिल कहाँ रही है? ऐसे 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 जाते 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 धीरे इसी के पैरेलल हो जाएगी, इसलिए अल्फा 90 हो गया। बीटा इस डायरेक्शन में जाते हो तो मिलता है ही नहीं कुछ, तो बीटा 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि इस डायरेक्शन में वायर ही नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू आ गई 90, बीटा की 0। इस वाले केस में क्या होगा? इसमें भी सेम होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस होगा बच्चे। ये जो आपने k λ/r लिखते हैं ना फार्मूले में, हम अभी तक क्या करते आए हैं? k λ/r लिखते आए हैं, ठीक है, k λ/r लिखते आए हैं। तो यहाँ पर लैम्डा की जगह आप -λ लिख लोगे। क्या? -λ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू -λ है। इसमें भी अगर आप देखोगे इसी रेफरेंस लाइन से देखें तो अल्फा तो भैया चला जाएगा यहाँ तक, पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये डॉटेड लाइन धीरे धीरे होती 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 ऐसी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक गया है। तो अल्फा की वैल्यू तो 90 डिग्री हो जाएगी। बीटा की बात करें तो शुरू किया, कहीं पर है ही नहीं, इस डायरेक्शन में वायर ही नहीं है, तो बीटा की वैल्यू 0 हो गई, ठीक। एक चीज़ और सोचो, अगर ऐसा है, हमें पता है नेगेटिव डायरेक्शन में ही आपका क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में ही। इसमें एक चीज़ और कर लो, वैल्यू कैलकुलेट कर लो। चलो देखो वैल्यू किस लिए, जैसे ई परपेंडिकुलर, ठीक है, ई परपेंडिकुलर k λ/r होता है, ठीक है, k λ/r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा हो जाएगा 90, साइन बीटा 0, तो k λ/r हो गया। बीटा की वैल्यू 0 है ना। ई पैरेलल क्या हो जाएगा? ई पैरेलल की बात करें तो k λ/r कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। कॉस बीटा कितना है? कॉस 0 1 और कॉस अल्फा 90, तो 0 1 -0। यानी जब भी इस तरीके का दिखे, एक साइड तो इनफाइनाइट हो और दूसरा साइड कुछ हो ही ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है k λ/r ये, और इस डायरेक्शन में k λ/r, ठीक है। ध्यान रखना, ये अगर इसका सेंटर आप मान के करोगे तो पॉजिटिव यहाँ कहीं पर होगा पूरे का सेंटर, तो उसका नेट ऐसे आएगा, तो उसी के दो कंपोनेंट ऐसे हो गए हैं। सोचो आप, अगर यहाँ से ये इनफाइनाइट तक है तो इसका सेंटर, हम सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ कहीं पर मानेंगे, तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो उसी दो का तो इसी इलेक्ट्रिक ई नेट का दो कंपोनेंट है, एक ये, ठीक है, इसीलिए ऐसा आ रहा है k λ/r ऐसे, k λ/r ऐसे, ठीक है। इस वाले केस में क्या होगा? अगेन यहाँ पर माइनस k λ/r करोगे, ठीक है, यहाँ पर गए आप ई परपेंडिकुलर, वही सेम चीज़ आएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस k λ/r हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ई पैरेलल हो जाएगा माइनस k λ/r,
ठीक है, माइनस माइनस हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में माइनस है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में ये रियल में आ जाएगा k लैम्डा बाई आर, ठीक है, k लैम्डा बाई आर, ठीक। चूंकि ये माइनस क्यों दे रहा है, माइनस बच्चे ये निगेटिव चार्ज है, रियल में इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आप ही सोचो, रियल में जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा निगेटिव चार्ज है। तो अगर ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इसका जो निगेटिव है तो इसका पूरे का सेंटर में यहाँ मान सकता हूँ इस पॉइंट पर होगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो ई नेट इसका इस डायरेक्शन में होगा और उसके दो कंपोनेंट एक ऐसे आएंगे। तो वही मैंने दिखा दिया है कि ये k लैम्डा बाई आर ऐसे, k लैम्डा बाई आर ऐसे, ठीक है। इसको आप नोट कर लें दोनों को, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक। अब बच्चे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। ऐसा कोई ये है 3/4, ये बच्चे 3/4 सॉरी 1/4 है, 3/4 लिख रहा हूँ, ये 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल है, ठीक है, 1/4 आर्क ऑफ सर्कल। तो ये 90 डिग्री होता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी k लैम्डा बाई आर ऐसे आती है, k लैम्डा बाई आर ऐसे आती है। ये तो 1/4 हो गया। हाफ सर्कल की बात करें, हाफ सर्कल की बात करें तो इतना हुआ। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो 2k लैम्डा बाई आर ऐसे आती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है, याद करना है, रट लें, चाहे जो करें कुछ भी करके याद रखना है, ठीक है। ये k लैम्डा बाई आर इसका है, k लैम्डा बाई आर ऐसा, इसका 2k लैम्डा बाई आर इस तरीके से आता है। इसके कारण ये निकालते हैं, ये है 1/4 सर्कल, 1/4 हाफ सर्कल। तो इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता हो, बहुत ही सिंपल सा, एक बार अगर ये पिक्चोरियल डायग्राम याद रख लेंगे कि 1/4 के कारण k लैम्डा बाई आर ऐसे, k लैम्डा बाई आर ऐसे, इस वायर के कारण एक तरफ इनफाइनाइट हो एक तरफ फाइनाइट हो, इसका भी k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना चाहिए, ये सब चीज़ें थोड़ी सी जो डायरेक्ट लिखा हूँ याद रखना आप, ठीक है। ये हुआ 1/4, तो इसका भी k लैम्डा बाई आर ऐसे हो जाएगा। प्रूफ तो क्या ही बच्चे, मतलब बता ही दिया हूँ रीज़न, ठीक है, k लैम्डा बाई आर, मतलब फार्मूला रख के वैल्यू पुट करके दिखाई दिया हूँ। देखो ऐसा तो है नहीं मतलब डायरेक्ट याद करने को बोल रहा हूँ, ये हमने अल्फ़ा बीटा कैलकुलेट करके तो देख ही लिया है ना, तो वो ध्यान रखना आप। अब जैसे इसका हमें निकालना है पॉइंट पी पर, तो इसके कारण तो k लैम्डा बाई आर आ गया। ये जो निगेटिव वाला है, ये जो निगेटिव वाला है, हमें पता है इसके कारण जो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो इसके कारण ये जो निगेटिव वायर है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा इसी की तरफ। तो इसका लैम्डा है, मतलब मैग्नीट्यूड तो लैम्डा ही है ना। तो अगर एक बार मैग्नीट्यूड ले लो बच्चे, ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, वो माइनस के कारण डायरेक्शन भी देख लेते हैं और माइनस भी पुट कर देते हैं, दोनों चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। या तो आप माइनस पुट कर दो, या फिर ये आप ऑलरेडी जान गए कि माइनस के डायरेक्शन में है, मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज है तो उसका ये डायरेक्शन होगा। तो आपको जब आप एक बार ऑलरेडी डिसाइड कर लिए कि नेगेटिव चार्ज है इसका ये डायरेक्शन होगा, तो आपको बच्चे वो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्या कि आप फिर से उसका निगेटिव वहाँ पर पुट करो, आपने मैग्नीट्यूड लेना है बस, ठीक है। अगर आप निगेटिव के कारण डायरेक्शन ऑलरेडी देख लिए तो आप केवल मैग्नीट्यूड लो, ठीक है। तो यहाँ हम निगेटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर आप वही करना चाहोगे कि देखो मैं एक बार दोनों तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ, मैंने इसको माना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी इसका नेट इस डायरेक्शन में आएगा, नेट इस डायरेक्शन में आएगा। अब मुझे केवल मैंने इसके निगेटिव होने की वजह से डायरेक्शन ऑलरेडी डिसाइड कर ली, तो हम इसका केवल मैग्नीट्यूड देख लेना है। मैग्नीट्यूड देखा तो इस तरीके का कुछ भी कंडीशन हो तो k लैम्डा बाई आर, कलर चाहे चेंज कर दूँ, बेटर समझ में आए, ठीक है। इसके कारण k लैम्डा बाई आर ऐसे हुआ, नेट इस डायरेक्शन में आएगा, दो कंपोनेंट एक ऐसा एक ऐसा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट बचेगा बच्चे इस डायरेक्शन में, और वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ये तो हो गया कैसे, जब हमने इसको निगेटिव माना, ठीक है। अब अगर आप मान लो कि जैसे आपको नॉर्मली वायर का पता है, अगर वायर के बारे में अगर हम देखें कि विदाउट मतलब अगर हमें नॉर्मली वायर के बारे में ये पता है कि जैसे कोई वायर है, ठीक है, ये माइनस लैम्डा है, ठीक है, हमें पता है इस टाइप का कोई अगर इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक गया होगा तो ये तो हो जाता है आपका माइनस k लैम्डा बाई आर, और ये भी माइनस k लैम्डा बाई आर, इस तरीके से होता है। हमने अभी हमने क्या किया, हमने अभी निगेटिव की वजह से जो डायरेक्शन आती है वो हमने नहीं देखी, ठीक है, हम डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखोगे, वैसे एक मिनट एक चीज़ करो आप, ये लैम्डा की वजह से बच्चे हमने k लैम्डा बाई आर पिंक लिखा था, ठीक है, और इस वाले की वजह से जब हमने एज्यूमिंग दैट, क्या एज्यूम किया था हमने ये एज्यूम किया था कि नेगेटिव चार्ज है, तो उसके कारण नेट ये मान लिया था और उसके मैग्नीट्यूड केवल लिख लिए थे। तो ये वाला
के लैम्डा बाई आर। किसकी वजह से किया था हमने? ये इसकी वजह से। हमने क्या माना था? हमने नेगेटिव माना, तो नेगेटिव का नेट ऐसा होना चाहिए, तो उसके दो कंपोनेंट हमने लिख लिए विदाउट साइन। केवल हमें मैग्नीट्यूड लेना होता है, क्योंकि आप एक बार ऑलरेडी डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं। तो दो बार डायरेक्शन डिसाइड कभी मत करना, वो गलती मत करना। आप नेगेटिव माने, नेट ऐसा आया, तो केवल उसके दो मैग्नीट्यूड के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। इसने इसको कैंसिल किया, नेट ऐसे बचा। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं? दूसरे केस में हम ये नहीं मान रहे हैं कि डायरेक्शन वगैरह क्या होगी, हमने माइनस इसको सिंपली जैसा होता है माइनस के लैम्डा बाई आर, माइनस के लैम्डा बाई आर रखा। तो यहाँ पर देखो इस वायर की वजह से माइनस के लैम्डा बाई आर ऐसे हो जाएगा, और ये माइनस के लैम्डा बाई आर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो पिंक वाला आया था इसकी वजह से। तो देखो ये पिंक और ये मिलकर एक दूसरे को क्या करेंगे? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक दूसरे को मिलकर जीरो बना देंगे, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ये माइनस के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में है, और पिंक वाला के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में है। तो के लैम्डा बाई आर इसका, और ऊपर माइनस के लैम्डा बाई आर है, तो अगर आप इसको नीचे लाओगे ना, तो ये प्लस के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर अगेन 2 के लैम्डा बाई आर, उसी तरीके का आंसर आ जाएगा जैसा पहले वाले केस में आया था। तो कंफ्यूज मत होना, ये जो मैंने आसमानी कलर से बनाया था उसमें ऑलरेडी डायरेक्शन मान ली थी, उसके बाद कंपोनेंट लेकर हमने नेट दिखाया इतना आया। फिर हमने क्या किया? फिर हमने डायरेक्शन वगैरह नहीं मान के नॉर्मली चार्ज पुट कर दिया, माइनस के लैम्डा बाई आर, माइनस के लैम्डा बाई आर। फिर इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। ये माइनस के लैम्डा बाई आर इस डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने उसको इस डायरेक्शन में ले लिया। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर आता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये काफ़ी इजी है। ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, बट एक बार फिर से सुन लें। एक बार अगर आप नेगेटिव चार्ज के कारण आपने डायरेक्शन डिसाइड कर लिया कि ये सर नेगेटिव चार्ज है और इसकी डायरेक्शन ये होगी, तो आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रखना चाहिए। ठीक है, ये भी मत करना कि डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया फिर मैग्नीट्यूड भी देखे जा रहे हैं, वो नहीं करना है। ठीक है, मतलब डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया फिर नेगेटिव भी रख रहे हो फिर से अगेन, तो वो नहीं करना है। ठीक है, एरियल चार्ज डेंसिटी के बारे में ये बात करते हैं, मतलब डिस्क के बारे में बात करते हैं। रिंग हमने देख लिया था, कोई डिस्क है उसका एरियल चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, उसके एक्सेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी पॉइंट पर, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक कि ये जो डिस्क है इसकी रेडियस बहुत हो, मतलब इनफाइनाइट हो जाए। तो अगर रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगी तो दिस टर्म विल बी इनफाइनाइट, और अगर दिस टर्म विल बी इनफाइनाइट तो एक्स बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और आपके पास बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इनफाइनाइट रेडियस की कोई डिस्क है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। देखें ये एक्स पर डिपेंड ही नहीं कर रही, चाहे आप इसके पास देखो, चाहे दूर देखो, चाहे कहीं पर भी देखो, ये केवल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही रहेगी। इनफाइनाइट प्लेट की बात करते हैं। इनफाइनाइट प्लेट की बात करें तो इनफाइनाइट प्लेट हो या इनफाइनाइट डिस्क हो, कोई भी इनफाइनाइट चीज़ होती है तो उसका साइज शेप मैटर ही नहीं करता। ठीक है, कोई इनफाइनाइट चीज़ है, अब किस शेप की हमें क्या पता, चाहे इनफाइनाइट डिस्क हो चाहे इनफाइनाइट प्लेट हो, दोनों सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो इनफाइनाइट डिस्क लें या इनफाइनाइट प्लेट लें, दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसी पॉइंट पर, अगर इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है तो इनफाइनाइट प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी किसी भी पॉइंट पर, उसके आगे या पीछे। ठीक है, ये 3 इनफाइनाइट प्लेट हैं, इस तरीके से रखी हुई हैं। पी क्यू आर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। देखो इसके कारण, इस वाले पहली वाली प्लेट के कारण इसको दूसरी प्लेट मान लें, इसको तीसरी प्लेट मान लें। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? पहला वाला बच्चे है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है पॉजिटिव से दूर जाती है, तो इस पॉइंट पर जो पहले प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ये है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव में जाती है। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर इसी डायरेक्शन में होगी, E2, क्योंकि इसमें जा रही है। ठीक है, ये वाला क्या है? ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव से दूर जाती है, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में जाएगी, E3। अब एक चीज़ ध्यान रखो, डायरेक्शन हमने पॉजिटिव नेगेटिव से डिसाइड किया, तो अब हमें जो देखना है, हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी आप पता क्या लिखोगे कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मैग्नीट्यूड प्लस E2 का मैग्नीट्यूड, और इसको अपोज कर कौन कर रहा है? E3 अपोज कर रहा है, तो माइनस E3। ठीक है, देखो यार एक बार डायरेक्शन आप जब डिसाइड कर लिए ना, एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लिए तो ये नेगेटिव वगैरह कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो E1 क्या हो जाएगा? E1 हो जाएगा पहले प्लेट के कारण हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
दूसरी प्लेट के कारण क्या हो जाएगा, दूसरी प्लेट कहाँ है, दूसरी प्लेट ये वाली है, इसके कारण हो जाएगा सिग्मा, सॉरी 2 सिग्मा है इसका अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक चीज़ ध्यान रखना, केवल इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसलिए नेगेटिव वगैरह कंसीडर नहीं करना, क्योंकि इसकी वजह से हमने ऑलरेडी डायरेक्शन मान लिया है, ठीक है। माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E3 के कारण होगा, इससे ये घटा और नेट आया बच्चे हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरीके से Q पर और R पर आप खुद से करिएगा, मुझे आंसर बताइएगा कि Q और R पर क्या होगा। Q के लिए थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ये पॉइंट Q है। Q पर पहली प्लेट के कारण देखो तो पहली प्लेट पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। नेगेटिव है ये प्लेट, दूसरी प्लेट के कारण देखो तो नेगेटिव इस वाली प्लेट के कारण इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी हमें पता है नेगेटिव के अंदर जाती है, तो जब नेगेटिव में जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड तो दूसरी वाली के कारण E2 कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। E3 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इस वाली प्लेट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो ये E3 लिख दिया, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए पॉजिटिव चार्ज हो तो उससे दूर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज हो तो उसमें जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ किया गया है कि पहला प्लेट पॉजिटिव है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाएगी, तो इस पॉइंट पर ऐसे दिखा दिया। दूसरा नेगेटिव है तो इसमें घुसेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E2 ऐसे दिखा दिया। तीसरा पॉजिटिव है तो इससे दूर जाएगी, तो इस पॉइंट पर E3 कुछ ऐसा है। तो अब आप E2 E3 वगैरह करके विथ मैग्नीट्यूड रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर, अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है तो उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर देखें, हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो होती है, याद रख लें हमेशा के लिए। अगर हॉलो स्फीयर है मतलब अंदर कुछ नहीं भरा है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भैया जीरो होती है, ठीक है। अब इसमें R इज लेस देन R, R क्या है, R इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, मतलब हम सेंटर से डिस्टेंस किसी पॉइंट को जो बोल रहे हैं जनरल वो R बोल रहे हैं। अब अगर R ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा तो पॉइंट बाहर लाई कर जाएगा, R लेस देन कैपिटल R हो जाएगा तो पॉइंट अंदर लाई कर जाएगा, R इज इक्वल टू R हो जाएगा तो पॉइंट सरफेस पे लाई कर जाएगा, ठीक है। तो R इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब पहला केस अगर R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो, यानी R ये जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है ये कैपिटल R से छोटा है, यानी पॉइंट अंदर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो अंदर कहीं पर भी पॉइंट लाई करे हॉलो स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर होती है, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बाहर के लिए हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, बाहर किसी भी पॉइंट के लिए एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगता है। याद रखिए पॉइंट मतलब गोला, तो गोला कोई भी दिखे तो एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगेगा। तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता था, KQ बाई R स्क्वायर ही तो होता था ना। तो किसी बाहर वाले पॉइंट के लिए ये जो स्फीयर रहता है या फिर सॉलिड हो हॉलो हो वो एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगता है। तो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले रहे हो फॉर द R ग्रेटर देन कैपिटल R, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी, जैसा कि पॉइंट चार्ज के लिए होता है। E और R में अगर ग्राफ देखें तो R इज इक्वल टू कैपिटल R है ये, ठीक है। ग्राफ दोनों में देखें, बहुत ही सच्चाई से आप ड्रॉ कर सकते हैं। R ये R इज इक्वल टू R है, R लेस देन कैपिटल R के लिए हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहने दिया। R इज इक्वल टू कैपिटल R पर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़कर KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर हो गई, इसलिए इतना लिखा। फिर उसके अब हम आगे जाते हैं R ग्रेटर देन कैपिटल R से, तो दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड R बढ़ने के साथ घट रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है फॉर दिस फेज। तो यहाँ से चूंकि घट रहा है R बढ़ने के साथ, तो इसलिए हमने इसको हाइपरबोलिक इस तरीके से दिखा दिया कि R फॉर द स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी जब स्मॉल r की वैल्यू रेडियस से बड़ी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से घट जाती है। बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है। फिर बच्चों सॉलिड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, मतलब इसमें चार्ज कहाँ था, इसमें चार्ज केवल सरफेस पर था हॉलो वाले में, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन सॉलिड में ना जो चार्ज रहता है पूरा अंदर ऐसे भरा रहता है पूरे वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, मतलब जब स्मॉल r की जो वैल्यू है वो रेडियस से छोटी हो। स्मॉल r क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर स्मॉल r रेडियस से छोटी हो यानी पॉइंट कहीं पर अंदर ही लाई करेगा, तो जब
किसी अंदर के पॉइंट की बात करें, जब स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस से छोटी हो, यानी इनसाइड वाली बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का खूबसूरत सा फार्मूला है KQ अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। एक और इसका मतलब फॉर्म है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये बहुत ही फेमस फॉर्म है, ठीक है, तो ये पक्के से याद रखना, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। इनसाइड जो होता है, इनसाइड किसी भी सॉलिड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो KQ अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ठीक है, KQ अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, या फिर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सरफेस पर सेम एज इट इज KQ बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बाहर KQ, बाहर जैसे ही मैं पहुंचूंगा तो बाहर के लिए स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज काम करने लगेगा, तो पॉइंट चार्ज का होता है KQ बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें देखें, इसमें इनमें बस ये डिफरेंस है, इसके बी और सी के लिए मतलब सरफेस पर, सरफेस ऑफ स्फीयर और बाहर स्फीयर के सेम है, लेकिन इस हॉलो स्फीयर के केस में अंदर वाला दोनों में डिफरेंस है। अंदर इसमें 0 है और सॉलिड के केस में अंदर है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या फिर KQ अपॉन आर क्यूब इंटू आर। इसका देखें ग्राफ, इसका सिंपल सा है, दिख रहा है यहाँ पर फॉर आर लेस देन कैपिटल आर, ई और आर में देखिए कैसा रिलेशन है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी लीनियर रिलेशन है, यानी आर बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ी, यहाँ तक बढ़ी, फिर घटने लगी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, फिर घटने लगी हाइपरबोलिक की तरह और ये ऐसे घटने लगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका रो क्या है, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आप चाहे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, रो हो जाएगा आपका Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। जब यहाँ पर आप बच्चे Q बाई आर क्यूब की वैल्यू रखोगे ना, Q बाई आर क्यूब की वैल्यू रखोगे इसमें, और K की वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वगैरह रखोगे ना, तो आपको इससे ये मिल जाएगा। तो चाहे करके देखना आप, ठीक है, ये मत सोचना कैसे आ गया। वही K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और रो होता है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई सॉलिड स्फीयर हो, उसमें से मैं कुछ पार्ट काट के निकाल दूं, तो इसी को बच्चे हम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। कोई सॉलिड स्फीयर था, कोई सॉलिड स्फीयर ऐसे रहा होगा जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अगर हम उससे बच्चे कोई ऐसा एक गोला ऐसे काट के निकाल दें, तो यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। तो कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी एट एनी पॉइंट P जो होती है, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे कहीं पर भी देख लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहती है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मिलता जुलता अभी देखा था हमने, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट देखा था ना, ये देखो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड ही तो है ना, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाता है इसमें बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसे याद रखें, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड वाला आपको याद ही होगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। तो सर कैविटी के अंदर, वो भी तो अंदर ही है, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, उसमें आर होता था, इसमें बस देख लें कि दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहीं से देखना है डिस्टेंस, यहाँ से बस इसके सेंटर की डिस्टेंस देख लें, ओ डैश। तो यहाँ पर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ओ डैश वेक्टर के साथ लिख दें, यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द कैविटी। एज इट इज़ है, सेम है, बस वहाँ पर आर होता था किसी पॉइंट पर, और यहाँ पर इनसाइड कैविटी किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ओ डैश के बराबर, सॉरी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश के बराबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मिलता जुलता ये होता था वहाँ पर, ठीक है, इनसाइड। यहाँ पर भी इनसाइड कैविटी की बात की गई है, कैविटी में यहाँ तक तो सेम होता है, बस यहाँ पर ओ डैश हो जाता है कि दोनों कैविटी और इसके स्फीयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस वेक्टर जो हो वही, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। अब ये इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे लें, यहाँ पर लें, यहाँ पर लें, उससे मैटर नहीं होता, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें कहीं पर भी देखें सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश। फार्मूला यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं। देखो यहाँ पर दो हॉलो स्फीयर हैं, कंसेंट्रिक हैं, दोनों का सेंटर सेम पॉइंट यहाँ पर कहीं पर लाई कर रहा है, उसको ओ मान लो। चलो
एक की रेडियस r है, दूसरे की 2r है। बोला है पॉइंट ए बी सी पर क्या होंगी रिस्पेक्टिवली इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो आइए देखते हैं। इस वाले पर चार्ज +2q है, इस पे +q है। इसको आप पहला स्फीयर मान लो, इसको दूसरा स्फीयर मान लो, ठीक है। अब जैसे पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए कहाँ है? पॉइंट ए यहाँ है, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर एंड ड्यू टू सेकंड स्फीयर। दो ही तो स्फीयर हैं, वही दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे। ये जो पॉइंट है ये दोनों हॉलो स्फीयर हैं। तो ये जो पॉइंट ए है बच्चे, अगर इस पर हम इस वाले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये पॉइंट इस हॉलो स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। पॉइंट ए सुने, पहले इस पॉइंट पर हम पहले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अगर, तो ये वाला पॉइंट इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। और हमें पता हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो पहले स्फीयर के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। दूसरा स्फीयर देखा हमने, दूसरा स्फीयर बड़ा वाला। अब यही पॉइंट, वही पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस पर अगर हम दूसरे स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये पॉइंट इस दूसरे वाले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो दूसरा वाला स्फीयर भी हॉलो स्फीयर है। तो दूसरे वाले स्फीयर के अंदर अगर कोई भी पॉइंट हो तो वो स्फीयर उस पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता। तो दूसरे वाले के कारण भी 0 हुआ और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। इसमें जिसको कन्फ्यूज़न हो उनको ये चीज़ देखनी चाहिए, समझनी चाहिए कि जो भी हॉलो स्फीयर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, उस हॉलो स्फीयर के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होती है, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब पॉइंट बी पर देखते हैं। पॉइंट बी पर भी दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले स्फीयर और दूसरे स्फीयर के कारण। पॉइंट बी यहाँ है, पॉइंट बी यहाँ है। ये पॉइंट बच्चे पहले स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है, पहले स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। जब पॉइंट स्फीयर के बाहर लाई करता है तो पहले स्फीयर के बाहर अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो जब भी हॉलो स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट लाई करे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? KQ/r²। तो पहले का चार्ज कितना है? 2q है, तो 2q लिख दिया, KQ, Q की जगह 2q/r²। ये पॉइंट इसके सेंटर से कितनी दूरी है? OB डिस्टेंस पर है, तो OB² लिख दिया, प्लस E2। इस पॉइंट बी पर दूसरे स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। ये पॉइंट बच्चे सेम पॉइंट दूसरे स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। और जब भी स्फीयर के, हॉलो स्फीयर के अंदर पॉइंट हो तो हॉलो स्फीयर वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता, 0 होता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सी वाला पॉइंट लें तो ये वाला पॉइंट लिया हमने, इस पर दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, 1 और 2 के कारण भी, ठीक है। ये आप मुझे खुद करके बताना, ठीक है। पहले के कारण निकाल लेना, ये पॉइंट पहले के भी बाहर लाई कर रहा है, दूसरे के भी बाहर लाई कर रहा है। बाहर होता है KQ/r²। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। इसको बच्चे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया था, 2 electrons each are fixed at distance 2d. A third proton charge is placed at a midpoint slightly displaced by a distance x. फिर बोला है कि perpendicular to the line joining, मतलब line joining two fixed charges, proton will execute simple harmonic motion having a equal frequency, ठीक है। मतलब कितना फ्रीक्वेंसी होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मान लो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था। बोला है कि ये 2d डिस्टेंस पर फिक्स है भैया। कहाँ पर? 2d डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। इनके बीचों बीच एक प्रोटॉन रखा है, ठीक है। ऑब्वियस है ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। जितना फोर्स ये उतना ही फोर्स ये लगाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम में ऐसे यहाँ पर होगा, ठीक। यहाँ तक आई होप कोई क्लियर, कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। मिड पॉइंट स्लाइटली डिस्टेंस x परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, अगर इसको ऐसे डिस्प्लेस कर दूं तो ये इससे बच्चे ये अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ, जैसे इसको ऐसे डिस्प्लेस करूंगा तो डिस्टेंस कम होगी और फोर्स लगाने लगेगा, अपने पास चिपका लेगा। तो कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने पर नहीं होगा। और वैसे भी ये तो हमें दिमाग लगाने की यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इसने बोल ही दिया है परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेस किया तो x डिस्टेंस। तो चलो प्रोटॉन को मैंने यहाँ ऐसे x डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। इस तरीके से x डिस्प्लेस कर दिया स्लाइटली, बहुत छोटा सा, x इज मच लेस दैन d। तो जब ये होगा तो ऑब्वियस है फोर्स इस पर बच्चे चूँकि अट्रैक्टिव है तो ऐसे लगेगा, और इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ठीक है। तो अगर ये फोर्स F है तो ये भी F होगा। ये एंगल आप थीटा मान सकते हैं, थीटा मान लिया। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, SHM में हम क्या करते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स से हमें मतलब होता है हमने इसको ऐसे डिस्प्लेस किया तो जो इसके मेन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा नेट,
जैसे ये हो गया, ये एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा इसका और एफ साइन थीटा इसका कैंसिल हो जाएगा, तो इस पर जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स बचेगा वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और इसका भी एफ कॉस थीटा यानी 2f कॉस थीटा विल बी नेट रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, एफ कितना हो जाएगा, एफ ये वाली डिस्टेंस जो है यानी 2 इंटू के ई स्क्वायर कर दो। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज बेसिकली इक्वल। ठीक है, ई स्क्वायर कर दिया या क्यू स्क्वायर कुछ भी मान लो। ठीक है, के क्यू स्क्वायर कर दिया। ठीक, दोनों का इक्वल होता है ना, प्रोटॉन और इसका अट्रैक्शन हमने कंसीडर कर ही लिया है, तो हमें केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। के क्यू स्क्वायर करा बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस ये वाली कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर कर दो इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी x बाई आर। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये हो गया 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर क्यूब x। ठीक है, ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स आपका 2k क्यू स्क्वायर। अच्छा, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो आर की अगर हम बात करें तो आर स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आर क्यूब करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा बच्चे आपका डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 3/2 होगा। हमें पता है हमें इसको x के फॉर्म में किसी तरीके से लाना पड़ेगा, तो उसके लिए बच्चे हमने क्या किया, हम यहाँ पर देखते हैं अगर ये कुछ इस तरीके से हो जाए कि x इज मच लेस दैन d है। ठीक है, तो x/d विल बी मच लेस दैन 1 होगा। ठीक है, x/d मच लेस दैन 1 होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा कितना, cos थीटा इज बेस, इसके लिए बेस हुआ अपॉन हाइपोटेनस r हो गया, r क्यूब हो गया। r क्यूब की जगह आप ये अगर आप पुट करो तो उसमें से d कॉमन ले लोगे तो d क्यूब हो जाएगा और आपके पास बचेगा r क्यूब की जगह ही मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x/d का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्या किया बेसिकली, मैं बच्चे अगर यही r क्यूब की जगह अगर यहाँ पर मैं d कॉमन ले लूँ तो ये d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा x/d का होल स्क्वायर की पावर 3/2, यही तो बचेगा ना, यही तो बचेगा। तो वही चीज़ बच्चे मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखी है। और हमें पता है x इज मच लेस दैन d है, तो x/d विल बी मच लेस दैन 1, यानी ये वाली क्वांटिटी 1 से बहुत छोटी होगी, तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर। ठीक है, और ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर d क्यूब है ही। k की वैल्यू चूंकि इन्होंने आंसर एप्सिलॉन नॉट में दिया है, तो हमें पता है k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2k की वैल्यू हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर 1/q स्क्वायर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चे आपका क्या, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। यहाँ पर x लिखना ना भूलें, x की लिखना ना भूलें। ठीक है, ये सब चीज़ें आई। अब चूंकि आपने जब डिस्प्लेस बच्चे इसको ऊपर किया, आपने डिस्प्लेस इसको ऊपर किया था, फोर्स ऑब्वियस है नीचे लग रहा है, इसलिए आप यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हैं। हम केवल मैग्नीट्यूड में तो क्या करता हूँ, केवल मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूँ, फिर साइन बाद में देख लेते हैं। तो अगर रिस्टोरिंग फोर्स हमें इतना पता चल गया, कितना, इतना, तो यहाँ से आप अगर एम ए लिखेंगे, फोर्स की जगह एम ए लिखेंगे, तो एम ए हो जाएगा आपका माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब इंटू एक्स। ए की जगह आप इतना माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब इंटू एक्स। ये बच्चे आप ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब की पावर 1/2। ठीक है, देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है बच्चे, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे प्यारे से प्यारे क्वेश्चन आते हैं SHM, और इसमें उसका दोनों का यूज था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं।
ये क्वेश्चन था अ क्यूब ऑफ साइड ए, मतलब एक क्यूब था, उसके डिफरेंट डिफरेंट जो कॉर्नर है सब पे चार्ज क्यू रखा था, सब जगह प्लस क्यू रखा था, लेकिन एक जगह इन्होंने माइनस क्यू रख दिया। अब उसी से सारा काम गड़बड़ा गया। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्यूब कितना होगा, और वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो अच्छा आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पर एक चार्ज प्लस क्यू हो, यहाँ पर प्लस क्यू हो, यहाँ पर प्लस क्यू हो और यहाँ पर प्लस क्यू हो, तो यहाँ पर कितना आएगा? इस यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी बच्चे, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये इसमें, ये इसमें, ठीक है, ये वाला इसमें, तो नेट जीरो हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री। सिंपल सी चीज़ है, जब भी सेम चार्जेस हो तो यहाँ पर नेट जीरो हो जाएगा। आपको भी पता है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में और इसका इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर क्यूब भी होता इस तरीके से, इवन अगर क्यूब भी होता, उसके सेंटर पर देखते तो इस वाले को ये वाला कैंसिल कर देता ऐसे, ठीक है, ये वाले को ये वाला कैंसिल कर देता, ठीक है, ये वाले को ये वाला कैंसिल कर देता, ठीक है, इस तरीके से इसको ये और इस वाले को ये कैंसिल कर देता, ठीक है। दिखा दे रहा हूँ अलग अलग कलर से, इस कॉर्नर को ये कॉर्नर कैंसिल कर देता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है आपस में। थोड़ा इमेजिन करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस वाले कॉर्नर को ये वाला कॉर्नर कर देता, ठीक है, और इस वाले को ये वाला कर देता, ठीक है। उसके बाद ये वाले को ये वाला कर देता और नेट जीरो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर बच्चे इन्होंने एक जगह माइनस दे दिया, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। तो अगर एक जगह माइनस दे दिया तो हम क्या करेंगे, उसी की चर्चा ये करते हैं। चांदनी जब तक है तुम अगर अंधेरों, देखो ये है, ठीक है, इस तरीके का क्यूब है। ये भैया प्लस क्यू था, प्लस क्यू था, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस क्यू था। बच्चे ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, इस प्लस क्यू को ये प्लस क्यू कैंसिल कर देगा सिमेट्री के कारण। इस प्लस क्यू को ये वाला प्लस क्यू कैंसिल कर देगा। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, कहाँ पर? सेंटर पर, ठीक है, सेंटर ऑफ क्यूबॉइड पे, क्यूब पे। तो इसको ये कैंसिल कर देगा, इस वाले को ये वाला कैंसिल कर देगा, बचा ये वाला और ये वाला। अब ये वाला जो बचा है ना बच्चे, ये वाला, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड साफ साफ दिख रही है, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर प्लस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू, तो इसकी तो इस यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इसके कारण ऐसी चली जाएगी, इसके कारण ऐसी चली जाएगी, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको मैं माइनस क्यू बोलूँ तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण तो ऐसी हुई और ये माइनस है तो माइनस के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, तो इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में हो गई। और दोनों देखो, अगर ये बीचों बीच है तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अगर ये प्लस और ये माइनस है तो वही सेम चीज़ बच्चे यहाँ पर होगी। यहाँ पर हम बस वही चीज़ दिखा रहे हैं जो जीरो नहीं हो पाई। एक तो प्लस क्यू ये वाला और एक यहाँ पर है माइनस क्यू ये वाला, ठीक है। और से हमें मतलब नहीं, और सब तो जीरो हो गया, आपको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर इसको बीचों बीच निकालना है, इसके कारण ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर ऐसे दोनों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और सिमेट्री के कारण अगर आप किसी एक के कारण कैलकुलेट कर लो और उसी को ऐड कर दो, उसी को ऐड कर दो, 2 टाइम्स कर दो, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो आइए देखते हैं, हमें नहीं पता, हमें वेक्टर फॉर्म में निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में हमें पता है कि जो क्यूब होता है या उसका सेंटर, इसने कहाँ पूछा है? सेंटर ऑफ द क्यूब। सेंटर कहाँ होता है? सेंटर होता है बच्चे a/2, a/2, a/2 पर। यानी इसका कोऑर्डिनेट जो होगा a/2, 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 ठीक है। इस पर हम इस नेगेटिव के कारण चलो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। नेगेटिव के कारण करना है तो के पुट विथ साइन बोला था पहले ही स्लाइड में मैंने बोल दिया था पुट विथ साइन, पहली में नहीं दूसरे वाली में बोला था। देखो क्यू को साइन के साथ रखें, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्यू को मैंने साइन के साथ रखा। या फिर साइन के साथ ना रखें, आप ज़्यादा समझदार हैं तो मैग्नीट्यूड निकालें, दिख रहा है साफ साफ कि माइनस क्यू का भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो निगेटिव के साथ ले लेंगे। चलो मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं।
माइनस क्यू, ठीक है। उसके बाद r अपॉन आर क्यूब करना होता है, ठीक है। यहाँ a/2 कामा a/2 और ये है ओरिजिन पर, ठीक है, 0 कामा 0 पर। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा बच्चे a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, यही होगा, ठीक है। r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 ये हो जाएगा, ठीक। तो ये जब हुआ आपका, तो यहाँ से r की जगह आप ये पुट कर सकते हैं, और r का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2√3, ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, ठीक है, a/2√3। तो ये आप चाहे कैलकुलेट करके रख लो। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी बच्चे KQ, मैग्नीट्यूड चलो निकालो, KQ अपॉन आर क्यूब, यानी a/2 ये 3 बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 ऊपर चला गया, ये हो जाएगा a² × 3 × √3a, यानी 3√3। ये तो आर क्यूब की वैल्यू होगी। आर की वैल्यू भी पुट कर दो, कितना हो जाएगा a/2 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो यहाँ से बच्चे ये आपका एप्सिलॉन नॉट में आंसर इन्होंने दिया है, इन्होंने आंसर किस में लिखा है, एप्सिलॉन नॉट में लिखा है, तो आप भी एप्सिलॉन नॉट में ही कन्वर्ट कर लें। ये 8k0 कितना हो जाएगा, एक a से एक a क्यूब कटेगा तो a² हो जाएगा। अब k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 8k हो जाएगा कितना, 2/पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2/पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2/पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू a² 3√3, ठीक है, बाई 2 और एक/2 और है, ठीक है, कहाँ पर, ये जो a/2 बचा रह गया ये वाला भी है एक, ठीक है। तो इसको भी आप चाहे इंक्लूड कर लें, a/2 हो जाएगा वो। और ये i कैप j कैप इन्होंने ना लिख के x कैप y कैप z कैप, सेम ही चीज़ है, चाहे आप इसको i को इस तरीके से लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो फोर्स आया ना बच्चे, हमने किसी एक के कारण कैलकुलेट किया, इस चार्ज के कारण किया। अब सेम सिमेट्री के कारण हमें पता है इसका इस डायरेक्शन में, इसका भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो इंटू 2 कर दें, ठीक है। एफ नेट अगर हमें निकालना है तो जितना निगेटिव के कारण होगा उतना ही पॉजिटिव के कारण होगा, और उसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये इससे कट गया, और ये 2q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a² 3√3 इंटू x कैप y कैप z कैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखो, माइनस होगा या प्लस होगा, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, और हो सकता है ये वाला आंसर मार दें। लेकिन यहाँ पर साफ साफ हमें एक चीज़ बताओ आप, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये अगर ओरिजिन है आप देख पा रहे होगे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जा रही है ना, और ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ध्यान से देखो कुछ ऐसी जा रही होगी, ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन से अगर दूर जाती है ऐसे तो उसका एक कंपोनेंट z, एक x, एक y ऐसे होता। अगर इस डायरेक्शन में जा रही होती तो पॉजिटिव कंपोनेंट उसके हो जाते, लेकिन ये इस डायरेक्शन में जाके इसके जस्ट अपोजिट जा रही है, ठीक है। ये ऐसे ना जाके इसके जस्ट अपोजिट जा रही है, इसलिए विथ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर आपके पास वही 2 चारे हैं, या तो आप मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने Q निकाला, ठीक है, Q का मैग्नीट्यूड मानते हुए कि Q मैग्नीट्यूड का होगा, हम बाद में उसका प्लस या माइनस रख लेंगे, तो निकाला, ठीक है। फिर बाद में हमने डायरेक्शन दिखा के यहाँ पर माइनस साइन लगाया, या फिर अगर आप डायरेक्शन वगैरह ना दिखाएं, आप -q के कारण सिंपली कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको -q के साथ पुट विथ साइन बोला था मैंने, तो आप -q के साथ रख के कैलकुलेट करते जाओगे हर जगह, -q के साथ चाहो तो ऐसे कैलकुलेट करते जाओ, तो आपका फाइनल आंसर माइनस में आ गया। ये तो माइनस में आ गया। अब सेम जैसे माइनस के कारण है, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस वाला भी दे रहा है सेम डायरेक्शन में, तो इसीलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इसके कारण कर ले, चाहे इस तरीके से आप हमेशा कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारा एक प्यारा सा जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 2021 में आया था, ठीक। इसमें पूछा गया था फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। एक वायर दिया हुआ था इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब फाइनाइटली है, वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग चार्ज Q। तो Q और L दिया है तो लैम्डा निकाल लोगे, ठीक है।
और ये डिस्टेंस ए दी है, ये डिस्टेंस पता है ये बीचों बीच है, तो आप वही क्या करना है, हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप खुद से करिएगा। अल्फ़ा बीटा निकाल लो, दिख रहा है अल्फ़ा और बीटा बराबर होंगे, ठीक है, और वही वाला फार्मूला लगा दो, सेंटर दिस, तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है पॉइंट पी पर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इसका एग्जाम्पल कराया हूँ, ठीक है, आप करके इसको देखिएगा। आंसर इसका 3rd है, देखिए आप कर पाते हैं या नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मन लगा कर पढ़ें, जो भी पढ़ाई गई हैं चीज़ें उसको रिवाइज़ करें, डीपीपी वगैरह सॉल्व करते रहें। कुछ ही चीज़ों को अगर आप पढ़ेंगे, रिवाइज़ करेंगे और मतलब अच्छे से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो पक्के से आपका जो भी क्वेश्चन रहता है वो बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मतलब सर हमने पढ़ा, हमने ध्यान से भी पढ़ा, हर चीज़ करा, लेकिन हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। ऐसा नहीं होता यार, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, भगवान ने किसी को कमज़ोर दिमाग नहीं दिया है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड को कितना साफ बनाते हो, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, कुछ लोग उतना नहीं बना पाते, हो सकता है आलस के कारण या किसी और वजह से। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अच्छे से आप क्वेश्चन पक्के से कर पाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।